जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और डीएलएड फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम करता हूँ। नेक्स्ट डे का एग्जाम आप लोग का होने वाला है F7 और F8 का। F7 यानी कि मैथमेटिक्स पेपर और F8 यानी कि हिंदी पेपर। इसमें जो F5 से लेकर F10 तक का जो पेपर होता है वो मेनली रूप से कहा जाए तो किसी लैंग्वेज या किसी सब्जेक्ट का पेपर नहीं होता है, सभी पेडागोजी सेक्शन होते हैं। और ये जितने भी पेडागोजिकल सेक्शन हैं यानी कि शिक्षण शास्त्र, उसमें विशेष ध्यान देना है आप लोग को कि आने वाला जब आप लोग का नेक्स्ट जो एग्जाम होगा, हम बात सेकेंड ईयर की नहीं कर रहे हैं, हम बात आगे सीटेट की कर रहे हैं। सीटेट का जो एग्जाम होगा उसमें आप लोग के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ये जो पेडागोजी वाला सेक्शन होता है। तो आज के पेपर में यानी कि F8 में आप सीखेंगे हिंदी का शिक्षण शास्त्र। यानी कि आगे सीटेट में अगर आप हिंदी लेते हैं लैंग्वेज पेपर में तो वहां 15 नंबर का जो आता है हिंदी शिक्षण शास्त्र, उसकी तैयारी भी साथ साथ होते चलेगी। सबसे पहले तो आपको अभी सामने एग्जाम है फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट डे, उसकी तैयारी अच्छी से होनी चाहिए। शिक्षण शास्त्र कहने का मतलब है कि आपको हिंदी पढ़ाने के समय किन किन बातों पर ध्यान देना है ताकि आपकी पढ़ाई और ज्यादा अच्छी और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। F8 जो आपके एग्जाम होने वाले हैं नेक्स्ट डे, और क्वेश्चन इसमें आएंगे 5 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप 25 नंबर और 1 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप 10 नंबर, यानी कि 35 नंबर का टोटल टाइम 2 घंटे का। तो आइए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से टॉप 20 क्वेश्चन आज करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो पूरा क्वेश्चन करके ही जाइएगा, आप ना जाने कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो ये 6 क्वेश्चन एग्जाम में आना है, उस 6 के लिए 20 क्वेश्चन गेस किया गया है। आप पीछे के पेपर में देखे होंगे कि 90% से एबव यानी कि 100% कहे क्वेश्चन जितने पढ़ाते हैं क्लास में उतना ही एग्जाम में आता है। तो ये 20 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए तो F8 का बेड़ा पार है, साथ ही में सीटेट में भी इसका आपका कहीं ना कहीं यूज है। आइए बाबू शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 1 कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक। याद होगा ये क्लास में हम कई बार ये टॉपिक करवाए हैं। ये इससे आप क्या समझते हैं, क्या ये एक दूसरे से संबंधित है? इसी प्रश्न को हमने करवाया था कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक में अंतर बताएं, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी करा दिए कि पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और पाठ्यचर्या के अंतर संबंध को स्पष्ट करें। तो कई तरीका से प्रश्न आपने किया होगा, उसी में ये तीनों का चर्चा हो रहा है। तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही क्या आता है? पाठ्यक्रम आता है, और पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या आता है? पाठ्य पुस्तक होता है। ये सब एक ऐसी ढांचा है, बनावट है, जो ऐसे आपने बीसीएफ पढ़ा, बीसीएफ 2005, एनसीएफ 2005, बीसीएफ 2008। तो एनसीएफ क्या था? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जो राष्ट्रीय स्तर का है, और बीसीएफ क्या है? बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जो 2008 में आई, ये स्टेट स्तर यानी कि बिहार स्तर का है। तो आप उसमें यही चीज जिक्र देखें कि ये जो कैरिकुलम शब्द होता है, ये कैरिकुलम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, इसमें बच्चे का टोटली विकास आ जाएगा। अगर कैरिकुलम है ये पूरा, इसी में आता है सिलेबस, पाठ्य पुस्तक, बच्चों के खेल से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य का, बच्चों की मानसिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक, सब कुछ आ जाता है, भावनात्मक, सब विकास उसी में है। तो ये जो शब्द है कैरिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या, इसी में सारा विकास बच्चों के समाहित होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया कि पाठ्यचर्या में ही बच्चों के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तैयार होते हैं, यानी कि यही हम एनसीएफ कहेंगे, इसी को हम बीसीएफ कहेंगे। ओके, अब आइए समझ यहां से कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या, कैरिकुलम, ये जो शब्द होता है ये सर्वांगीण विकास के लिए सर्वोत्तम एक अनुक्रम है, सर्वोत्तम एक ढांचा है, पैटर्न है। सिलेबस और टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक, 3 चीजों को आपको ध्यान है। एक पहला पाठ्यचर्या, दूसरा पाठ्यक्रम
तीसरा पाठ्य पुस्तक। ये तीनों जो होते हैं अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण और बुनियादी स्तंभ है, बेसिक फाउंडेशन बनाता है बच्चों का। इसी के तहत क्या है, टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को और बच्चे पढ़ते हैं इसी के तहत, तो उनका बेसिक स्तंभ जो होता है, बुनियादी स्तंभ, वो बनता है। यद्यपि तीनों शब्द अक्सर एक ही अर्थ में प्रयोग कर लिए जाते हैं, परंतु शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण में इनमें अंतर स्पष्ट है। तीनों शब्द एक ही, एक तरह से मानिए, एक शब्द के नीचे दूसरा, दूसरा के नीचे में तीसरा, एक ही चीज है। कैरिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या में ही आता है पाठ्यक्रम और उसमें ही आता है पाठ्य पुस्तक, राइट। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे जो शिक्षा शास्त्र रहते हैं, तो शिक्षा शास्त्र जितने भी होते हैं उनके दृष्टिकोण से कुछ अंतर आया तीनों में। चलिए अब तीनों के अंतर समझिए, एकदम बहुत अच्छा से पढ़िए, ये सब क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। चलिए पहला क्या रहा है, पाठ्यचर्या। कैरिकुलम शब्द को देखिए, ये एक अत्यंत व्यापक अवधारणा, व्यापक मतलब खूब ब्रॉड स्तर का, ये जो सबसे बड़ी अवधारणा होता है इसे कैरिकुलम कहते हैं। सबसे बड़ी, व्यापक मतलब क्या होता है, बड़ा स्तर का, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही बड़े स्तर का बिजनेस है, बहुत ही बड़े स्तर का सोच है, मतलब बहुत बड़े स्तर का ये क्या है, व्यापक अवधारणा है, क्या, कैरिकुलम। ये जो शब्द अंग्रेजी का है कैरिकुलम, वो आया कहां से, तो शब्द का हिंदी रूपांतरण आया है लैटिन शब्द करियर से। लैटिन शब्द जो है करियर, कुरियर शब्द से बना है कैरिकुलम। तो लैटिन वर्ड है कुरियर और ब्रिटिश वर्ड है कैरिकुलम। इसका कुरियर कहने का मतलब होता है कि दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान, उस मैदान जिसमें हमेशा दौड़ लगाते रहे लोग, बैठे नहीं रहेंगे, रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, और हमेशा दौड़ लगाते रहेंगे, भागो भागो भागो, मन हमेशा कुछ न कुछ की तरफ दौड़ लगाते रहे, चलते रहे, जिससे क्या होता है, जीवन में विकास बनते रहेगा, होते रहेगा, राइट। जिससे वृद्धि क्या होता है, लिमिट तक होता है, विकास हमेशा जीवन में होते रहता है। ये दौड़ का समय है बाबू, ये दौड़ का समय है, ये हमेशा दौड़ते रहता है। तो पाठ्यचर्या वह मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ये कैरिकुलम शब्द आया ही है किससे, करियर वर्ड से, और इसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। इसमें कौन दौड़ता है, विद्यार्थी, और क्या हासिल करता है, शिक्षा। ये जो पाठ्यचर्या पूरे के पूरे दौड़ का मैदान है, समझ में आ गया सभी को। चलिए, इसके अंतर्गत विद्यालय के भीतर और बाहर आयोजित होने वाले सभी गतिविधियां, जैसे कि शैक्षणिक, खेलकूद, सांस्कृतिक, नैतिक, भाषा, सब कुछ इसमें आ जाता है बाबू, सब कुछ इसमें समा जाता है। और ये सारा चीज का तैयारी ही दौड़ है बच्चों के लिए। इससे क्या होता है, विद्यार्थी में सर्वांगीण कला के विकास में सहायता होती है। यह शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को दर्शाती है। यह शिक्षा के व्यापक यानी कि ब्रॉड स्तर के पर्पस क्या, उद्देश्य क्या, जीवन में पाना क्या है। तो जितना ज्यादा बेहतर आपको जीवन में पाना है, उतने ही बेहतरीन आज मेहनत करनी होती है, राइट। तो ये आपको क्या दर्शाता है, ये विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य, ब्रॉड स्तर का पर्पस दिखाता है बच्चों का, राइट। यहां तक समझ आ गया कैरिकुलम में। अगला है आगे सिलेबस, पाठ्यक्रम। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस कैरिकुलम का ही एक हिस्सा है जिसके तहत टीचर क्या होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट। जैसे पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक छोटा सा हिस्सा है, उसी का एक भाग है। ये पूरा का पूरा क्या है, पाठ्यचर्या, उसी में आता है सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम। आगे कह रहा कि यह किसी विशेष विषय जैसे कि हिंदी, गणित की उस रूपरेखा संदर्भित कोई विषय की बात करें, अब कोई विषय पढ़ते हैं, सबका सब क्या है, सिलेबस है, और सिलेबस कैरिकुलम के अंदर आता है। इसे एक निश्चित समय अवधि एक शैक्षणिक वर्ष में पूरा करना होता है। समय अवधि निश्चित करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक वर्ष में ही पूरा करे, कभी 6 महीना में भी होता है, कभी साल भर में होता है। आपको समय मिल जाएगा और सिलेबस मिल गया, उसी के हिसाब से बच्चों को पढ़ाइए। इसमें केवल वे प्रकरण या विषय वस्तु टॉपिक शामिल होते हैं जिन्हें कक्षा में पढ़ाया जाना है। शिक्षकों और छात्रों को दिशा निर्देश देता है उन्हें क्या और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपके। जैसे आप क्लास 2 में क्लास ले रहे हैं, तो क्लास 2 में क्या पढ़ाना है आपको, समाज शास्त्र में क्या पढ़ाना है, मैथ में क्या पढ़ाना है, हिंदी में, ठीक है। तो वो सिलेबस तैयार करता है कौन, कैरिकुलम के अंदर आता है। और तैयार करने वाले सब क्या होते हैं, एनसीईटी या एनसीईआरटी होता है, एससीईआरटी होता है, वो सब भी आपको आगे बताए हैं। अगला है पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक।
पाठ्य पुस्तक वह मुद्रित साधन है, यानी कि जो प्रिंटेड चीज है, प्रिंटेड जो किताब आता है ना, क्या होता है? पाठ्य पुस्तक होता है। किताब जो है वो क्या होता है? प्रिंटेड होता है, वो पाठ्य पुस्तक होता है, जो पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की जाती है। पाठ्य पुस्तक किससे ताल्लुक रखता है? पाठ्यक्रम को आधारित। पाठ्य पुस्तक किससे ताल्लुक रखेगा? वो पाठ्यक्रम को रखेगा। यह पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों को विस्तार पूर्वक और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करती है, राइट। छात्रों के लिए ज्ञान अर्जन और शिक्षकों के लिए शिक्षण कार्य हेतु एक प्रमुख उपकरण होता है। क्या? आपको पाठ्य पुस्तक, ये उपकरण है एक तरह से। क्या बाबू? ये उपकरण है जिसके तहत क्या होगा, हम आप बेहतर बच्चों को पढ़ा सकते हैं और एक निश्चित समय में, निश्चित जो अवधि में क्या करेंगे, जो सिलेबस मिलता है, पाठ्यक्रम मिलता है, उसे पाठ्य वस्तु के अनुसार पढ़ाना हो। क्लियर? तो पहला क्या है? पाठ्यचर्या, फिर क्या है? पाठ्यक्रम, और फिर क्या है आपको? पाठ्य पुस्तक। ओके, इसके अंतर्गत पढ़ाना होता है। पारस्परिक संबंध तीनों में कैसे होते हैं, चलिए एक नजर डालिए इस पर। ये तीनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जैसे अभी आपको हम दिखाए कि पाठ्यक्रम की, पाठ्यचर्या के अंदर में ही पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम के अंदर में ही क्या है? पाठ्य पुस्तक है, और एक श्रृंखला के रूप में कार्य करते हैं। पाठ्यचर्या शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को निर्धारित करती है। क्या पढ़ना है, कैसे शिक्षा बच्चा ग्रहण करे। ये जरूरी नहीं किताब से ही, खेल से भी, पर्यावरण से ही, समाज से भी, और कई अच्छी गतिविधि है जिससे बच्चे शिक्षित हो पाए, सर्वांगीण विकास आ पाए। ये क्या बताती है? पाठ्यचर्या। उसी सर्वांगीण विकास के पॉइंट में एक पॉइंट है जिसका नाम है सिलेबस। सिलेबस, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम, सिलेबस का निर्माण किया जाता है। अब सिलेबस जो होगा उसका प्रिंटेड फॉर्म क्या होगा? आपको टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक विषयवार रूपरेखा तय करता है। फिर इन रूपरेखा को मूर्त रूप देते हैं, प्रिंटेड हो जाता है। मूर्त मतलब प्रिंटेड टाइप का, प्रिंटेड फॉर्म आ जाता है। और जो प्रिंटेड फॉर्म आ जाता है उसे क्या कहते हैं? पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, रचना होती है। क्लियर सभी को? आइए अब इसका एक निष्कर्ष देख लीजिए। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक शैक्षिक प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। पाठ्यचर्या दिशा तय करती है, पाठ्यक्रम मार्ग निर्धारित करता है कि भाई किसके तहत चलना है बच्चे को, और पाठ्य पुस्तक उस मार्ग पर चलने का साधन प्रदान करती है। तो पाठ्यचर्या दिशा बताता है किस दिशा में चलना है। दिशाएं तो बहुत हैं, लेकिन किस दिशा में चलना है ये बताता है पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम क्या करता है? मार्ग निर्धारित करता है कि दिशा पूरब है, मार्ग ये वाला पकड़ना है। और ये जो है आपका पाठ्य पुस्तक ये साधन देता है कि इस साधन के तहत आपको आगे चलनी है। इनके समन्वित रूप ही शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो पाती है। और शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य अगर संभव है तो बच्चा क्या होगा? शिक्षित होगा। समझ में आ गया? क्या क्या? पाठ्यचर्या और क्या समझ में आया? सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, तीनों समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते बाबू। प्राथमिक स्तर पर हिंदी की एक आदर्श पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं हैं और गुण होने चाहिए? यानी कि पाठ्य पुस्तक की बात कर रहा, टेक्स्ट बुक्स। तो प्राथमिक स्तर का ये 1 to 5 क्लास के रूप में अगर देखा जाए तो हिंदी की एक आदर्श पाठ्य पुस्तक यानी कि जो टेक्स्ट बुक होगा हिंदी का वो किस तरह का होना चाहिए और गुण कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा। आइए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की मजबूत नींव रखी जाती है। इस स्तर पर भाषा सीखना केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं है, बल्कि ये क्या है? बालकों की अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, सामाजिक जुड़ाव का प्रमुख माध्यम होता है। यानी कि बातें ध्यान रखना है क्या हम लोग को कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की मजबूत नींव अगर रखना है आपको, यानी कि बच्चे का 1 to 5 क्लास के बच्चों को बहुत अच्छे से बेसिक फाउंडेशन कराना है ताकि आने वाला कल वो बेहतर करे। 6 to 8 क्लास में, 8 to 10 क्लास में, फिर कॉलेज में जाए और अच्छी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हासिल करे। तो 1 to 5 वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ाइएगा ताकि उसका बेस अच्छा हो। अब जैसे तैसे बच्चे पढ़ लेते हैं, पास कर जाते हैं, नॉलेज रहता नहीं है, आगे चलकर उनको दिक्कत महसूस होता है ना। इसलिए प्रेम से पढ़ाइए, अपना समझ के पढ़ाइए। इसलिए प्राथमिक स्तर पर हिंदी एक आदर्श पाठ्य पुस्तक अत्यंत आकर्षक होता, मनोवैज्ञानिक, बाल केंद्रित होनी चाहिए।
एक श्रेष्ठ हिंदी पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं और गुण होनी चाहिए। पहला, बाह्य गुण, भौतिक विशेषताएं। कैसा होता है? भौतिक वाला सब, फिजिकल टाइप का। कैसा? आकर्षक व आवरण होना चाहिए, कागज और स्पष्ट छपाई होना चाहिए, मजबूती, मतलब बुक कैसा होना चाहिए भैया? बुक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को पढ़ने का मन करे। कहते हैं ना कि नौकरी ऐसा करो जहां जाने की इच्छाएं हो, और घर में माहौल ऐसा बनाओ जो फिर नौकरी पर से आने की इच्छाएं हो, है ना? कि आपको लगाव बना रहे कामों से भी और घरों से भी, दोनों में। तो आपको बुक कैसा होना चाहिए? सर बुक ऐसा होना चाहिए, छोटा बच्चा का बुक है, प्रिंटेड होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, चित्र होना चाहिए। अब कभी छोटा बच्चा को लेके जाइए कोई दुकान पे, खास करके कपड़े उपड़े की दुकान पे या किताबों की दुकान पे या खिलौनों की दुकान पे, तो बच्चा वो ज्यादा पसंद करता है जिस पर प्रिंटेड हो और उसके फेवरेट जो चाहत होता है उसका उस पर इमेज बना हो या स्क्रीनिंग किया हो। जैसे अगर कपड़े दुकान पे ले जाते हैं और कपड़े पर अगर मान लीजिए स्पाइडरमैन का स्क्रीनिंग किया हुआ है या टॉम एंड जॉरी के स्क्रीनिंग किया हुआ है या अलग अलग बहुत सारे होते हैं ऐसे जो यहाँ पे बच्चे ज्यादा मन लगा के देखते हैं, उसका अगर स्क्रीनिंग किया जाता है तो बच्चा ज्यादा वही पसंद करता है। तो आप कहेंगे सर सिलेबस में हम टॉम एंड जेरी ला डालें क्या? नहीं नहीं नहीं। सिलेबस में स्पाइडरमैन ला दे क्या? नहीं नहीं नहीं। आपको यही करना है कि जो पढ़ाना है उसका एक रूपरेखा अच्छा करना है। किताबें ऐसी होनी चाहिए जहां प्रिंटेड हो, कवर बड़ी आकर्षक टाइप का होना चाहिए। बच्चा किताब है, बच्चे की तरह कवर भी होना चाहिए ना। बच्चे की तरह क्लास में बड़ा बड़ा फॉन्ट में लिखना है, लेटर जो होगा बड़ा बड़ा होगा, लेटर जो होगा बड़ा होगा, हर लेटर हर शब्दों के पे एक इमेज रहेगा, चित्र रहेगा। ए फॉर एप्पल नीचे में लिखा रहेगा, सेब हिंदी में, अंग्रेजी में लिखा रहेगा एप्पल, और एप्पल का फिगर रहेगा, तो बच्चा जल्दी पढ़ेगा। समझ में आया? तो क्या क्या होना चाहिए सर? आकर्षक आवरण। उसका किताब का जो कवर है वो बहुत आकर्षक होना चाहिए, कारण पुस्तक का मुख्य पृष्ठ रंगीन और बच्चों की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। रुचि के अनुकूल, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल, बच्चा को जो पसंद आए ऐसा होना चाहिए, ताकि वे उसे पढ़ने के लिए तुरंत क्या हो, प्रेरित हो, उसको मन मोहित कर ले वो किताब। आहा कितना अच्छा किताब देखने में लगता है, चलो इसको पढ़ते हैं। दूसरा, कागज और स्पष्ट छपाई। कागज अच्छा होना चाहिए, छपाई गुणवत्ता अच्छा होना चाहिए। अभी इन्हें छोटे छोटे अक्षर में छाप दीजिएगा, छपाई भद्दा टाइप का है, कागज काला टाइप का है, बच्चा नहीं पसंद करेगा उसको पढ़ना। बच्चे लेवल में क्या है, उसका अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए पढ़ाई से ज्यादा। पढ़ाई दूसरे पैदाने पर है, पहला पैदान पर अट्रैक्शन, तरक भरक होना चाहिए किताब में। कागज उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। अक्षरों का आकार प्राथमिक स्तर से बच्चों की दृष्टि के अनुकूल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मजबूती क्या है, छोटे बच्चे किताब रफ तरीके से उपयोग होते हैं, इसलिए पुस्तक की बाइंडिंग बड़ी मजबूत होनी चाहिए, जल्दी फटे नहीं। छोटा बच्चा एकदम रफ टफ यूज करता है, कभी इधर फेंकेगा कभी उधर छीना छानी करेगा। अब छीना अगर चप्पी करे तो बुक का फटना ज्यादा ना होता है संभावना, इसलिए किताब बड़ी मजबूत बाइंडिंग होना चाहिए। और क्या है इसमें कि आंतरिक गुण कैसा होना, किताब के अंदर वाला गुण, तो बाहरी वाला बता दिए, अंदर वाला गुण देखिए। बाल केंद्रित दृष्टिकोण, बच्चे पर आधारित किताब होना चाहिए, आपके हिसाब से नहीं, बच्चे के हिसाब से। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु बच्चों की आयु देखते हुए, मानसिक स्तर देखते हुए, उनके दैनिक जीवन के अनुभवों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अब वो रियल लाइफ में देख रहा है टॉम एंड जेरी को, देख रहा है वो स्पाइडरमैन को, हल्क को, सुपरमैन को, कैप्टन ऑफ अमेरिका को, तो ये सब देख रहा है। आप उसको किताब में पढ़ाइएगा कोई कहानी, बैलों की कहानी, किसानों की कहानी, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो थोड़ा सा उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि बच्चा को इसमें उनके परिवेश में झलक मिलनी चाहिए, ताकि उसको मन लगे उसमें पढ़ने में। पहला। दूसरा, रोचकता और विविधता होना चाहिए। रोचकता मतलब इंटरेस्टिंग टाइप का, तरह तरह के एक्टिविटी दीजिए, उसमें कुछ पोयम दीजिए, बच्चे को मन लगे उसमें। पुस्तक में केवल नीरस पाठ नहीं होनी चाहिए, नीरस पाठ नहीं, जिसमें रस ना हो, नीरस होता बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसमें कविताएं होनी चाहिए, कहानी, बाल गीत, नाटक, पहेली, चुटकुला सब होना चाहिए। पहेली बच्चे ज्यादा मजेदार तरीका से पढ़ते हैं, चुटकुला खूब आनंद लेते हैं उसमें, नाटक में बहुत अभिनय निभाते हैं, बाल गीत बड़ी मजा से बच्चा गाता है, कहानी बड़ी चाव से सुनता है, कविताएं बहुत ध्यान से गाते रहता है। ये सब क्या होता है, बहुत विविध समावेशी होना
चाहिए। ये आपको रोचकता और विविधता का सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए, अत्यंत सरल भाषा सहज बोलचाल में होनी चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम। ज्यादातर आसान भाषा में दीजिए किताब ताकि बच्चा आसानी से पढ़ पाए। सचित्र वर्णन प्राथमिक स्तर पर दृश्य स्मृति प्रभावी होती है। पुस्तक में भरपूर रंगीन और कड़े प्रासंगिक चित्र होने चाहिए जो पाठ को समझने में पूरी सहायता करे। अगर जगह जगह पे रंगीन चित्र रहेगा, बच्चा चित्र देख करके पाठ को आसानी से समझ लेगा, कि उसको लगेगा कि बहुत आसान है, ये समझना तो बड़ी इजी लगता है। चित्र जहां बना रहता है बच्चा जल्दी में पकड़ लेता है, और जहां चित्र नहीं रहता वहां बच्चा पकड़ता है लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है बिना चित्र वाला पढ़ने में। राइट, क्लियर यहां तक सभी आदमी को? एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आइए अगला कह रहा है क्या, मूल्यों का संवेद। सभी लोग वीडियो लाइक करना काहे भूल जाते हैं जी? अपने को कभी अपने कार्य करने के लिए कहानी ना पढ़े। आप सभी तो अपने बच्चे हैं, अपने स्टूडेंट्स, अपने भाई बहन हैं, तो फिर आपको क्या कहना कि वीडियो लाइक करिए। लाइक और शेयर तो आपका अपने कार्य है, उसको तुरंत कर ही दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक ना। आइए, पाठों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से नैतिक, सामाजिक और ईमानदारी, सहयोग, पर्यावरण संरक्षण का सहज विकास होना चाहिए। मूल्यों का समावेश कहते हैं इसको। पाठ्यों के माध्यम से अगर आप पाठ पढ़ा रहे हैं, बच्चा में क्या बेनिफिट हुआ? जैसे आप टीचर हो, आप पढ़ा दिए, अब कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ा के गए अभी अभी, हम आपको पूछे कि मैडम आप पढ़ा दिए, सर आप पढ़ा दिए, तो बोले हाँ सर हम पढ़ा दिए। आपका बच्चा क्या सीखा पहला चैप्टर से? आप कितना चैप्टर पढ़ाए? सर 2 चैप्टर। पहला चैप्टर से क्या सीखा? चलिए हम पूछ लेते हैं बच्चे से। हम क्लास में आएंगे और कहेंगे सर अभी पहला चैप्टर पढ़ाए हैं, उस चैप्टर से आपने क्या सीखा? हम 2-4 क्वेश्चन कर देंगे। तो आपको वो पर्सन से हम नहीं जायजा ले सकते हैं कि आपने कितना गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई अध्ययन किया, ये नहीं देखते। लेकिन हाँ, उससे क्या होता है, थोड़ी सी जांच जरूर हो जाता है, अवलोकन हो जाता है कि आपको अभी सर पढ़ाएं उसमें आपको कितना ध्यान है और सर कितना अच्छे से मन लगा के आपको समझाएं, ये पता चल जाता है जरूर। अगर कुछ बच्चे भी अगर जवाब दे पाते हैं तो इसका मतलब है कि टीचर उसको पढ़ाने में समर्थ है, पढ़ा पाए अच्छे से, आपको सिखा दिए। अब एक क्वेश्चन बनवाना और क्वेश्चन सिखाना दोनों 2 चीज होता है। हम यहाँ बनवाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपको सिखाने के लिए बैठे हैं, ताकि मेरे पढ़ाने के बाद आप इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में बना पाए। ये नहीं कि अभी हम पढ़ाए दिमाग में चल गया बाद में निकल गया, ये कौन मतलब है। आइए निष्कर्ष पे आ जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी की एक आदर्श और पाठ्य पुस्तक हुआ है जो बच्चों के बोझ ना लगे बल्कि एक सच्चे मित्र के तरह प्रतीत हो। बचपन में जब आप कभी हिंदी के परीक्षा में बैठने के लिए आप आगे परीक्षा देना, जैसे कोई परीक्षा दे रहे हैं आप, तो परीक्षा देने के दरमियान अगर आपको विषय की परीक्षा हो वो अब भाषा की परीक्षा हो, दोनों में थोड़ी सी राहत फीलिंग जरूर महसूस होता होगा, जो राहत थोड़ा सा आता होगा, महसूस फीलिंग आता होगा, रिलैक्स। जैसे कल अगर हिंदी परीक्षा है तो बच्चा क्या महसूस करता है? हल्का रिलैक्स, चलो हिंदी तो ही है। लेकिन ऐसा सीबीएसई वाले बच्चों के लिए नहीं होता, उसको हिंदी कठिन लगता है। लेकिन अगर वही बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उनको कल होके हिंदी का एग्जाम है, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है, हिंदी तो है मार देंगे सब, चलो जो होगा देखा जाएगा। हिंदी वाला में हल्का रिलैक्स होता है। और मनोस्थिति जब जीत जाता है इंसान तो परिस्थिति पकड़ बना लेता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है, मान लिए तो हार है और ठान लिए तो जीत। तो मनस्थिति जब अच्छा लगने लगता है तो हिंदी में अच्छा नंबर भी ले आता है बच्चा। उसको कैसा लगना चाहिए? बोझ की तरह ना लगे बल्कि एक सच्चे मित्र की तरह प्रतीत हो। इससे सूचनाओं का पुलिंदा ना हो करके आपको ऐसा ना लगे पढ़ाई मेरा बोझ है। कल्पना की उड़ान का माध्यम बनना चाहिए, ऐसा इमेजिनरी जो कल्पना की उड़ान, आने वाले दिन कल बेहतर हो उसके लिए आज मेहनत करना है। भौतिक रूप से आकर्षक, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव किताब होना चाहिए। विषय वस्तु में बाल मनोवैज्ञानिक पाठ्य पुस्तक ही बच्चों में भाषा के प्रति सहज प्रेम, भाषाई कौशल का स्थायी विकास कर पाती है। इससे आने वाला जो पीरियड होता है, आने वाला जो क्लासेस होता है, उसमें आप भाषा कौशल बेहतर कर पाएंगे। तो संप्रेषण करने में, बातचीत करने में या किसी से कम्युनिकेट करना, संचार बनाने में आपको सहजता महसूस होता है। अब हिंदी पढ़ लिए, हिंदी में नंबर अच्छा आ गया, लेकिन हिंदी में भाषा आपको कौशल है ही नहीं, तो बताइए तो कैसा होगा? नहीं ना अच्छा होगा। चलिए, हाँ आप डायग्राम बनाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे सर डायग्राम हम कैसे बनाएं? तो डायग्राम आप इस बुलेटिन पॉइंट से बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में हमने आपको कराया पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक,
में अंतर संबंध। तो क्या करिएगा, ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा, ऐसे करके एक डायग्राम दीजिएगा, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम, ऐसे करके डायग्राम दे दीजिए तीनों में, है ना, तीनों में डायग्राम, यानी कि तीनों आपस में क्या एक दूसरे के अंतर संबंधित है। क्लियर। तो हिंदी में ज्यादा डायग्राम नहीं बनता, लेकिन हाँ एक हद तक आप बना सकते हो। जैसे आप यहाँ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे 2 डायग्राम बन जाएगा, एक भौतिक विशेषताएं का 3 पॉइंट लेकर डायग्राम बना लोगे, और एक आंतरिक गुण यानी कि विषय वस्तु की विशेषताओं का ये आपका 5 पॉइंट लेकर के आप डायग्राम बना लोगे, राइट ना। और इसका निष्कर्ष है, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। भाषा शिक्षण यानी कि हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक ना, तो लैंग्वेज पढ़ाने के दरमियान में पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय जो उस समय हम लगाते हैं, सिलेबस तय करते हैं कि क्या क्या पढ़ाना है हमको लैंग्वेज में, हमने तय किया है, हमने बनाया है सिलेबस, तो उसके दरमियान किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानिए। पहला, सिलेबस शिक्षा प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है। इसी अंग के तहत क्या होता है, टीचर पढ़ाते हैं, सिलेबस जैसा देंगे वैसा ही ना हम पढ़ेंगे। आजकल लोग क्या करते हैं, सिलेबस ही चेंज कर देते हैं। अब जो चीज हम लोग के सिलेबस में नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसको जानकारी भी नहीं। सिलेबस से बाहर थोड़ा भी बताते हैं तो देखते हैं बच्चे कहते हैं सर किताबी वाली बात बता दीजिए, मैंने वही बताइए जो किताब में है, वही पढ़ाइए जो क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा नहीं बोलिए। एक्स्ट्रा अगर नहीं बोलेंगे तो फिर ज्ञान कहाँ से आएगा आपको, आपको केवल इन्फॉर्मेशन आएगा, सूचना आएगा, ज्ञान नहीं आ पाएगा। इसलिए आप क्या करते हैं, सिलेबस को रटते हैं। आप समझते हैं कि सिलेबस एक अनिवार्य अंग है, और है भी, जो शिक्षकों और विद्यार्थियों को क्या करता है, सही दिशा प्रदान करता है कि पढ़ना क्या। हम लोग के ऊपर क्या है, सिलेबस बनाए हैं, वो सिलेबस निर्माण करता, चाहे वो एनसीईआरटी बोले चाहे वो एससीईआरटी बोले, जो सिलेबस बना के हम लोग को दी। शिक्षक क्या है, केवल एक विक्रेता है, डीलर है। आप कहेंगे विक्रेता शिक्षा बेचता है, नहीं नहीं नहीं, शिक्षा प्रदान करवाता है, ये शिक्षा प्रदान करवाता है। तो हमें जो सिलेबस मिलेगा वही ना हम आपको पढ़ाएंगे, आपको जो कल के सिलेबस मिलेगा वही ना आप बच्चों को पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो शिक्षक और विद्यार्थियों की सही दिशा प्रदान करने वाला क्या होता है, सिलेबस होता है सर, सिलेबस होता है। भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम का निर्माण एवं संवेदनशील कार्य है, क्योंकि भाषा केवल एक विषय नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्ति का अभिव्यक्ति का मूल आधार भी है। भाषा शिक्षण का पाठ्यक्रम बनाते समय निम्नलिखित बातों पर और सिद्धांतों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जब सिलेबस बनाते रहेंगे तो ये सोचना जरूरी है कि कौन क्लास का बच्चा का सिलेबस है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस लेवल तक जाना है, हर चीज को कैसे समाज से जोड़ना है, सब कुछ को समझते हुए काम करेंगे। पहला बात ध्यान रखेंगे, बाल केंद्रित सिद्धांत होना चाहिए। भाई जो भी पढ़ाइए, जो भी चैप्टर जाइए, सब चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से, इन्हीं का अपने हिसाब से पढ़ाओगे ना ना ना, बच्चों के हिसाब से पढ़ाना, राइट ना। पाठ्यक्रम का निर्माण हमेशा बच्चों की आयु, मानसिक स्तर, रुचि, आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम मनोरंजक और खेल आधारित होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो मनोरंजक हो, यानी कि उसमें इंटरेस्ट ले बच्चा, आनंद आए उसको पढ़ने, वाह बड़ी मजा की बात है, खूब उसमें हंसे, चेहरे पर मुस्कान हो, चेहरे पर सस्पिशन हो, चेहरे पर एक कॉन्शियसनेस हो, बच्चा एकदम ध्यान से पढ़ रहा, सतर्क होकर पढ़ रहा, चौकस होकर पढ़ रहा, खुशी आनंद से पढ़ रहा। ये नहीं कि बस उसको बोझ ही लाए, डिप्रेशन में चल जाए, बच्चा पढ़ करके सैडनेस मोमेंट में हो जाए, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको डिप्रेस नहीं करना, आपको उसको करना है, खुश करना है। तो ऐसा सिलेबस लाएंगे जिसको सहजता से सीख सके बच्चा। सहजता मतलब समझते हैं, इजी वे में, इजी से क्या होगा, लाइफ में बिजी हो जाएगा वो। इजी वे में क्या करना है, आपको लर्निंग करवाना है बच्चों को। अब बच्चा लर्न भी आसानी तरीका से कर पा रहा है, ये बहुत अच्छा चीज है, राइट ना। तो पहला आपने क्या सीखा, बाल केंद्रित से, मेरे साथ साथ में रिकॉलिंग करिए, बाय हार्ट रिमेमोरिंग। इसे क्या कहते हैं बाबू, बाय हार्ट रिमेमोरिंग। आप जब दिल से कोई चीज को पढ़ते हैं तो जरूर वो दिल दिमाग तक दा ही जाता है, तो आप उसको बाय हार्ट रिमेमोरिंग करिए, ध्यान रखिए। पहला क्या बताया, बाल केंद्रित सिद्धांत होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम का निर्माण हमेशा बच्चों की आयु, मानसिक आयु,
बायोलॉजिकल आयु, शारीरिक आयु की देखते हुए, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पढ़ाइए। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम मनोरंजक और खेल आधारित होना चाहिए, जिससे वो सहजता से सीख सके। दूसरी बात है जीवन से संबंधता का सिद्धांत है। भाषा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक के वास्तविक जीवन और उसके सामाजिक संस्कृति परिवेश से जुड़ा हुआ हो। अब ऐसा बात नहीं कि पढ़ा रहे हैं कुछ और, समाज में देख कुछ और रहा वो, तो नहीं सीखेगा। जैसे अभी हम आपको पढ़ाएं कुछ और, एग्जाम में कुछ और आ जाए तो आप क्या कहेंगे, सर आपको तो सिलेबस से नहीं मालूम है। आप लोग पढ़ाते हैं, क्वेश्चन लर्व भी नहीं करता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने थंबनेल पे लिखा 80%, लेकिन बच्चे जब एग्जाम दे के आए तो कॉल कर रहे हैं, सर आपका तो सारा क्वेश्चन लड़ गया। वाह। एक गर्ल स्टूडेंट ने मैसेज किया, हम दिखाएंगे मैसेज उनका, कि सर आपने 80% लिखा था, आपका तो 100% लड़ गया, तो अगला से आप 100% लिखिए। सर आप बहुत अच्छे हैं, आप जो पढ़ाते सब क्वेश्चन लड़ जाता है। ये क्या हो रहा, ये हम लोग के लिए भी एक मनोबला है, आत्मोत्साह है कि चलो हम लोग पढ़ाते हैं तो सारा क्वेश्चन लड़ रहा है, आप बना के अच्छे आ रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है, आपको भी उस आगे बढ़ने की चाहत और पनपती है कि हम और पढ़े सर से और आगे बढ़े जीवन में। राइट, ये अच्छी बात है। तो आपको हम सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ करके पढ़ाते हैं, जो एग्जाम में आता है वही लेवल का पढ़ाते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है। महज 3 महीने में 2-2 बार गेस पर का एडिशन कर देना मील का पत्थर के साबित होता है। इतना आसान चुनौती नहीं था वो, लेकिन हम लोग के पूरे टीम ने महज 2 से 3 महीने के अंदर में सेकेंड एडिशन गेस पर तैयार कर दिए। और जानते हैं आप लोग का थर्ड जो आपका सेकेंड ईयर का जो कोर्स आ रहा है, सेकेंड ईयर से कोर्स जानते हैं आज ही लॉन्च होने वाला है 3 तारीख को। लेकिन आप लोग का परीक्षा जैसे ही 7 तारीख से समाप्त होगा, फिर भी हम 7 तारीख से कोर्स नहीं शुरू कर रहे हैं, 8 से भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग का 1 सप्ताह के लिए रेस्ट दे रहे हैं और कोर्स हम लोग शुरू करेंगे 16 अगस्त से। जी हाँ, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग 16 अगस्त से एकदम कंटिन्यू कोर्स में आ जाएंगे। लेकिन कोर्स जो है स्टार्टिंग आज से हो जाएगा। आज बहुत अच्छा दिन है, पावन दिन है, महादेव का दिन है। महादेव से ये आग्रह करते हैं कि आप लोग का भविष्य उज्जवल रखे और एक ऐसी आने वाला कल हो जो आपके सपने पूरे हो, है ना। आपका मेहनत और ईश्वर की असीम अनुकंपा से ही सफलता मिलती है जीवन में। कई ऐसे लोग आपने देखा होगा जो सफल तो है जीवन में, लेकिन क्या है, खुश नहीं है वो जीवन से। तो सुविधा और खुशी दोनों 2 चीज होता है। आप सुविधा ले आए तो खुशी मिल जाए, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। तो आप हमेशा खुश भी रहे जीवन में और अपने जो सपने हैं उसको पूरे भी करें। इसलिए बैच आज ही हम शुरू करेंगे, लेकिन पढ़ाई आप लोग का 16 अगस्त से स्टार्ट होगा। राइट, और आप लोग के लिए सबसे बड़ी चीज तो हम कहना ही भूल गए, आप लोग के लिए क्या है कि पूरा बुक जो है S1 से लेकर S8 तक का रेगुलर बुक, S9 मेथड पेपर बुक, सारा बुक जो है प्रिंटेड साइज में मिलेगा। प्रिंटेड में आपके नियरेस्ट बुक स्टॉल पे, आपके घर के बगल में कहीं होगा ना किताब दुकान, वहां जाइए और कहिएगा मिशन सिलेक्शन अड्डा का बुक दीजिए हमको सेकेंड ईयर का, वो आपको महज 2 से 3 दिन में ला के दे देगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेरा बुक पहुंच रहा है, सब जगह से आपको बुक मिल जाएगा। अमेजन फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, है ना। तो बुक मिल जाएगा। तो मोबाइल में ज्यादा देर तक पढ़ने से क्या होता है, देखते ना बहुत तरह के इरिटेशन होता है और साथ ही में कंसिस्टेंसी नहीं बन पाता है, तो आपको आंखों में जलन होती है। ये सब से आपको राहत मिलेगा, निजात मिलेगा। तो बुक तो मिल ही जाएगा, आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, बुक हार्ड कॉपी मिल जाएगा, गेस पर का नया एडिशन मिलेगा, साथ ही में स्पेशल 6 से 7 साल का PYQ सीरीज अलग से आप लोग को पीडीएफ के रूप में एकदम आंसर के साथ मिल जाएगा। और आप में से कुछ बच्चों का कहना है कि सर फर्स्ट ईयर में जैसे आप लोग करवाए ना ये टॉप गेस क्वेश्चन, ये 5-7 दिन पहले करा दीजिएगा, तो वो भी स्वीकार किया जाएगा। आप लोग से बातें कर लेंगे पहले, तब हम आपको इस चीज को लागू कराएंगे कि टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो हम लोग कराते हैं लास्ट में, वो सेकेंड ईयर से क्या होगा, एप्लीकेशन पे ही देंगे और कुछ दिन पहले ही दे देंगे, महज एग्जाम से 10-15 दिन पहले, ताकि आप लोग के पास समय पर्याप्त रहे और अच्छा से आप पढ़ करके बेहतर जाइएगा एग्जाम में, है ना। अच्छी प्लानिंग, चलिए बहुत अच्छी बाबू। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें और अपने मित्रों को भी जरूर परामर्श दे कि वो परामर्श जिससे आप बेहिचक कह सकते हो कि बाबू फर्स्ट ईयर में देखो सर का कितना क्वेश्चन ला रहा, गेस पर लेके देखो, क्लास देख के देखो, है ना। तो अब उसको भी विश्वास है क्योंकि आपका आत्मविश्वास बहुत ही गहरा है,
तो वाजिब है सामने वाला का भी विश्वास जरूर प्रकट होगा। आइए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। उसमें स्थानीय परिवेश से क्या कि त्योहार, दैनिक जीवन, घटनाओं को स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चा विषय वस्तु से क्या हो, जुड़ाव महसूस करे। अब स्थानीय चीजों का चर्चा नहीं करेंगे तो हम पढ़ा रहे हैं किताब में आम और समाज में देख रहा है इमली, तो कनेक्टिविटी बनेगा नहीं ना। अब बाढ़ ग्रसित इलाका में हमें सपोज मानिए, तो हम बच्चों को बाढ़ से वाकिफ कराएंगे ना, ताकि कल के बाढ़ से वो जाने कि बाढ़ में राहत कैसा होता है, बाढ़ आने पे क्या क्या उपचार करनी चाहिए, है ना। इस सब से क्या होता है, वो जागरूक हो पाएगा। अब सूखा वाला इलाका से ऐसे डिस्ट्रिक्ट में बिहार जहां सूखा आता है, तो बच्चों को वो चीज जरूर बताइए जो वहां की लोकल चीज हो, पर्व त्योहार हो, संस्कृति हो, वहां का क्लाइमेट हो, परिवेश हो, घटनाएं हो जीवन का, इस सब से वाकिफ करिए ताकि आने वाला कल उसको बहुत अच्छा महसूस हो और विषय वस्तु से जुड़ाव हो, ठीक ना। क्या हो बाबू, जुड़ाव हो। समझ में आ गया सभी को? इतना अच्छा समझाते हैं जी, आप नहीं समझ में आएगा तो पाप चढ़ेगा। आइए तीसरा नंबर आइए बाबू, भाषाई कौशलों का समन्वित विकास। समन्वित विकास कहने का मतलब होता है सबका साथ सबका साथ, यानी कि हर तरह का विकास होना चाहिए। भाषा 4 तरह का विकास का एक सुनिश्चित मार्ग तय करता है। कौन कौन? सुबोपाली, क्या याद करवाए थे ट्रिक से? सुबोपाली। तो आप लोग का जो हम पढ़ा रहे हैं वो कौन वाला पाठ में पढ़ा रहे हैं? सुबोपाली, सुबह वाला पाठ में पढ़ा रहे हैं। तो सुबह वाला क्लास को क्या बोलेंगे? सुबोपाली। सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, पा मतलब पढ़ना, ली मतलब लिखना। क्या बोलेंगे? सुबोपाली। तो बच्चा जब छोटा रहता है, जन्म लेने के बाद पहले क्या करता है बच्चा? सुनता है। छोटा बच्चा देखते एकदम घात लगा के सुनते रहता है, तब बोलना शुरू करता है, कुई करना, पा बा पा मामा ऐसे बोलता है, तो सुनना, तब बोलना, तब आगे चल क्या करता है? पढ़ना शुरू करता है वो, और तब सबसे लास्ट में क्या करता है? वो लिखना करता है। तो सुबोपाली, ध्यान रखेंगे कि सुबोपाली क्या है? एक प्रकार के भाषा के प्रमुख कौशल हैं। सब तो याद है आप लोग का जी। समान और सम्मिलित विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। किसी एक कौशल पर अत्यधिक बल और दूसरे पर उपेक्षा अनुचित है। एक पर खूब बल दे दिया, दूसरे का उपेक्षा करे। उपेक्षा समझते हैं? उपेक्षा निगेटिव होता है, अपेक्षा अच्छी बात है। उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किसी को उपहास नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहिए, ताकि कल होकर की फिर वही बुराई आप पर ना आ जाए। जो शीशों के घरों में रहते हैं, जो शीशों के घरों में रहते हैं, वो किसी और पर पत्थर ना उछाला करते हैं, ठीक ना। तो समाज में रहना है तो दूसरे व्यक्तियों का कभी भी किसी भी तरह का आप उसके अनहित में बात ना करें, उसका उपेक्षा ना करें, उसका आलोचना ना करें। कल हो करके आपके घर में भी वही घटना घटित होगा तो सामने वाला फिर तैयार रहेगा आपका भी अवहेलना करने के लिए, आलोचना करने के लिए, उपेक्षा करने के लिए, बुराई करने, है ना। इसलिए कहते हैं शीशों के घरों में जो रहते हैं वो किसी और पे पत्थर ना उछाले। आइए बाबू, कह रहे कि विविधता और लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए पढ़ाई में। पाठ्यक्रम कठोर या जड़ नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम कठोर या जड़ नहीं होना चाहिए। समय और विशेष परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए। फिक्स नहीं करना है, समय दर समय क्या करेंगे? कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। साथ ही इसमें गद्य, पद, नाटक, कहानी जैसे विविध विधाओं का समावेश होना चाहिए। सबका एक साथ में आपको जोड़ करके चलेंगे ताकि बच्चा क्या होगा? सब में इंटरेस्ट रखेगा। जैसे खाना में अगर डेली आपको चावल दाल चोखा, चावल दाल चोखा, चावल दाल चोखा, हाँ, बाद में कहेंगे सर आप हमको दे रहे हैं धोखा, खाली खिला रहे हैं चावल दाल चोखा। तो खाली चावल दाल चोखा नहीं चलेगा, मन उब जाएगा। हाँ, जैसे चावल दाल चोखा देखिएगा आपके अंदर से गुस्सा आ जाएगा, क्या है ये डेली का डेली चावल दाल चोखा, हाँ, बहुत हुआ ये अन्याय, अब नहीं सहेंगे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि आपको एक ही तरह का चीज बार बार दे रहा है। इससे क्या होता है? बच्चों में इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। उसी तरह से आप जब पढ़ा रहे हैं एक ही चैप्टर को, एक ही तरह का चैप्टर को, तो बच्चों में भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसलिए आप बदल बदल के पढ़ाइए, कभी पद पढ़ाइए, कभी गद्य पढ़ाइए, कभी आप कहानी पढ़ाइए, कभी आप नाटक पढ़ाइए। देख रहे हैं ना कितना अच्छा है, एकदम मिश्रण है। कभी कविता पढ़ा लीजिए, कभी ये पढ़ा लीजिए, गद्य पद है ना, ये गद्य पद पढ़ाइए, कहानी पढ़ाइए, नाटक पढ़ाइए। इस सब से क्या होता है? बच्चों में इंटरेस्ट आता है। कभी चावल तो कभी रोटी, कभी खीर पूरी तो कभी चाव पुलाव खा ले, कभी आप खिचड़ी खा ले, बदल बदल के खाएं। कभी छोला भटूरा खा ले, कभी लिट्टी चोखा खा ले। मनोवैज्ञानिक क्रम का पालन करना। अगले नंबर 5 पे आइए। पाठ्यक्रम का ढांचा सरल व किसे कठिन की ओर, तरह की और ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए।
पहले इजी सिखाना है कि पहले हार्ड? पहले इजी, तो पहले आसानी वाला सिखाएंगे और तब फिर आगे हार्ड वाला सिखाएंगे। पहले आपको सरल बताएंगे तब आगे कठिन बताएंगे। पहले ज्ञात चीज को बताएंगे तब अज्ञात चीज को। मतलब बच्चा को इजी से हार्ड में ले जाना। और ऐसा नहीं करेगा पहले ही हार्ड बता दीजिएगा, मैं एक ऐसा शिक्षक हूं जो बहुत हार्ड पढ़ाता हूं, देखो। ये सब मत दिखाइए आप ज्यादा, है ना। इसलिए आपको क्या करना है, ज्ञात से अज्ञात में ले जाना है। और जैसे मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों पर आधारित होना चाहिए, इससे बच्चों को भाषा सीखने में हमेशा सहजता और आनंद महसूस होता है। इंटरेस्ट लगे उसको पढ़ने में, इन्हें कि वो प्रेशर में आके पढ़े ना। आई नंबर 6, नैतिक मूल्यों का समावेश। भाषा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के सहिष्णुता, उसका जो कन्वर्सेशन है वो अच्छा हो, राष्ट्रीय एकता हो, संवेदनशीलता हो, पर्यावरण प्रेम जैसी मानवीय मूल्यों पर विकास कर सके। ऐसी नैतिक मूल्य होना चाहिए। नैतिक मतलब समझते हैं, इंसान में उसका संस्कार कैसा। नैतिकता मतलब संस्कार, मोरलिटी, संस्कार कैसा। आपके पढ़ाए शिक्षक जो आपको विद्या दिए, हिंदी का पाठ पढ़ाए, उसमें क्या सब सिखाएं, क्या आपके अंदर से भावना में क्या लग रहा। विद्या वो नहीं जो किताबों में है, विद्या वो जो भावों में है। आप भावना से पढ़ा लिखा इंसान, आजकल देखते हैं इंसान डिग्री से बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका लक्षण और कर्म जो होता है वो ऐसा लगेगा जैसे गवार से भी बहुत बदतर है। ऐसा बोलेगा जैसे कि हर शब्द में वो गाली ही दे रहा है। हाँ, घमंड दिखा रहा, ईर्ष्या बैर घृणा द्वेष को पैदा कर रहा। किस तरह से भाई तुम पढ़े हो, कहाँ गया तुम्हारा पढ़ाई। हाँ? ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए बाबू, अब डायग्राम बनाना आपको। डायग्राम कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए यहां से। ये डायग्राम में 6 पॉइंट आपका है, तो 6 पॉइंट के लिए क्या करेंगे, आपको इस तरह से बीच में जो कौशल है शिक्षा का उसका लिख देना। ऐसे करके 6 गो ऐसे करके बॉक्स बना लेना। देख कितना सुंदर लग रहा, कितना सुंदर, कितना मनोहर, कितना सुंदर डायग्राम निकला है। ऐसे बना लिया। अब इसमें क्या करेंगे, सब में पॉइंट भर दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, या चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके अब भर दीजिए। 1 2 3 या 4 5 6 ऐसे करके भर दीजिए, राइट ना। अब सबको उसमें नाम लिख दीजिए। छठा में क्या लिखिएगा, नैतिक मूल्यों का समावेश। पांचवा में क्या लिखिएगा, अब पांचवा लिखिएगा मनोवैज्ञानिक क्रम का पालन। चौथा में क्या लिखिएगा, विविधता का लचीलापन। तीसरा में क्या लिखिएगा, भाषाई कौशल का समन्वित विकास। दूसरा में क्या लिखिएगा, जीवन से संबंधता का सिद्धांत। पहला में क्या लिखिएगा, बाल केंद्रित सिद्धांत। इस तरह के आपको क्या करना है, 6 गो पॉइंट बना देना और लास्ट में सुंदर सा निष्कर्ष लिख देना है। 10 में 10, 5 में 5, कोई नहीं नंबर काट सकता आपको। भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम का निर्माण एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सृजनात्मकता कार्य है। एक उत्तम पाठ्यक्रम वह है जो बालकों में न केवल भाषाई दक्षता का विकास करे, केवल भाषा ही अच्छा ना हो बच्चा का, बल्कि उन्हें एक जागरूक और संवेदनशील नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करे। पाठ्यक्रम को हमेशा बाल मनोविज्ञान और कला की सामाजिक आवश्यकताओं के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करना चाहिए। सेतु का काम रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला आइए बाबू, नेक्स्ट आते बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। धमाकेदार एंट्री ले रहा है क्वेश्चन नंबर 4। 4 बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पे हिंदी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है। अगर आप अभी प्राथमिक स्तर में जब पढ़ाते हैं हिंदी 1 to 5 क्लास का, तो पर्पस क्या है, पढ़ाने का गोल क्या है, टारगेट क्या है आपका, क्या उद्देश्य है आपका, लक्ष्य क्या रखें आप पढ़ाने का, उसके बारे में सोचिए कि आप जो पढ़ाएंगे तो बच्चे किस तरह के उस चीज को समझ पाएंगे। हेलो, हाँ।
चलिए बाबू आगे बढ़े। तो यहां से क्या हुआ, प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक पर किसी भी बच्चे के भाषाई विकास का मजबूत नींव रखा जाता है। ये जो लेवल होता है ना बच्चा का 1 to 5 का, यानी कि उसका उम्र होगा बच्चा का 8 वर्ष तक का। तो इसमें आपको क्या करना है, ज्यादा भाषा कौशल पर विकास करना है। उसका जो रीजनल लैंग्वेज है बच्चा का, क्षेत्रीय भाषा जो है वो अभी लेके आएगा। वो स्कूल में आएगा तो ऐसा नहीं कि हिंदी बोलना शुरू कर देगा, वो रीजनल लैंग्वेज बात करेगा। तो वो आपके लिए सुविधा होना चाहिए, बाधा नहीं। क्योंकि बहुभाषी कक्षा में सुविधा प्रदान होती है, बाधा नहीं होती है। आपको स्टार्टिंग में बच्चा का उसी रीजनल लैंग्वेज सिखाना है जो बच्चा सीख के आया है। ऐसे आपने एनसीएफ पढ़ा होगा, आप अच्छे टीचर हैं, हमको मालूम है कि आने वाला भविष्य में आप अच्छे टीचर बनोगे। तो आपको मालूम है कि बच्चा जो अभी रीजनल लैंग्वेज सीख के आया है अपने घर परिवार से, उसी भाषा में उसको सिखाना है और धीरे धीरे ब्रीजिंग कोर्स की तरह उसको हिंदी में लाना है। राइट। तो आपको क्या करना है, उसका बेसिक बहुत मजबूत करना है। इस स्तर पे हिंदी शिक्षण का मुख्य लक्ष्य बच्चों के व्याकरण की जटिलताओं में उलझाना बिल्कुल नहीं है। डेली खाली ग्रामर पढ़ाते रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, उसका भाषा कौशल बेहतर करिए, बल्कि भाषा के प्रति उसमें सहज लगाव उत्पन्न करना है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य जो है वो निम्न है। कैसे? पहला, भाषाई कौशल का क्रमिक विकास हो। भाषाई कौशल क्या हो? क्रमबद्ध में विकास हो। राइट। जैसे कैसा विकास हो? जैसे अभी बताएं कि श्रवण, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसे कहते हैं सुबोपाली। श्रवण को क्या कहते हैं? सुनना। श्रवण को क्या कहते हैं? सुनना। सुनना सुबोपाली, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक स्तर पे सुबोपाली का मतलब आप समझ में आ गया। कई बार आपको लोग समझाए जी, इस सब नहीं समझेगा तो आप कौन समझेगा। इस सब के बारे में चारों में आपको एक लाइन लिखना है कि 2 लाइन लिखना है, वो एग्जाम में आप हालात देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि 2 लाइन सब इसमें लिख देते हैं तो अच्छा बात है, 2 लाइन सब में लिख दीजिए। अगर आपको लगता है सर एक लाइन लिख देते हैं इसमें, एक लाइन लिखिए, नो मेंशन। आपको जितना अच्छा होगा उतना आप लिख सकते हैं। कि श्रवण मतलब सुनना, दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, सुनकर उनके सही अर्थ को समझना। बोलना मतलब अपने विचारों को, भावनाओं को, अनुभवों को बिना ही झिझक कि स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करना बोलना होता है। पढ़ना क्या? लिखित शब्दों को पहचानना, सही उच्चारण के साथ पढ़ना और पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। पढ़ना का मतलब रीडिंग डालना नहीं है, पढ़ना का मतलब गहन पठन होता है, पढ़ करके समझना उसी को। पढ़ने कर अपने विचारों को सुडल अक्षरों और शुद्ध वर्तनी में साथ लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही क्या होता है? लिखित होता है। आई दूसरा क्या कर रहा है? कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास। बच्चों में क्रिएटिविटी आना चाहिए, इमेजिनरी होना चाहिए। कुछ बातों को दिमाग से भी सोचे, वो कल्पना करे, वो कि आने वाला कल क्या करेगा। वो कहानियों और कविताओं के माध्यम से बच्चों की कल्पना शक्ति को उड़ान देना, उन्हें स्वयं की नई कहानियां, वाक्य गढ़ने, सृजनात्मकता के लिए प्रेरित करना शिक्षण का अहम उद्देश्य है। राइट। तीसरा, शब्द भंडार में वृद्धि होगा बच्चा का, वर्ड पावर अच्छा बनेगा उसका। बच्चों के भाषाई शब्दकोश को धीरे धीरे विस्तार करना, उन्हें नए शब्दों और आंकड़ा के अर्थों से परिचित कराना, ताकि वे दैनिक जीवन में क्या हो, उनका उचित प्रयोग कर सके। ये दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके। वर्ड ज्यादा, जैसे देखेंगे एक आपका बोलने का लहजा और सामान्य बच्चा का बोलने का लहजा दोनों एक जैसा होगा? नहीं होगा। आप अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे लहजा का प्रयोग कर रहे हैं, आपका लय अच्छा है, बोली अच्छा है, भाषा अच्छा है। बच्चा क्या जो मन आया वो बोल रहा है, कैसन शब्द है उसका कोई मतलब नहीं बच्चा को। ये सब चीज होता है बच्चा में और आप में बहुत अंतर हो जाएगा। आइए बहुत नेक्स्ट आगे चौथा नंबर क्या कराई? तीसरा नंबर था शब्द भंडार, चौथा मान रही भाषा की प्रकृति की सहज समझ होना चाहिए। इस स्तर पे कठोर व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चों में भाषा की लय, सुर, विराम चिन्ह, वाक्यों की सही संरचना की सहज समझ विकसित करना एक प्रमुख उद्देश्य है। ऐसा करना चाहिए, जिससे क्या होता है बच्चा में भाषा की समझ विकसित होता है। पांचवा आइए, नैतिक मूल्यों का विकास, नैतिकता में भी विकास होना चाहिए। हिंदी बाल साहित्य के माध्यम से बच्चों में दया, सत्य, ईमानदारी, सहयोग, अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान के भाव जागृत होना चाहिए। कि अपने संस्कृति के प्रति, अपनी समाज के प्रति, सहयोग के प्रति, परिवार के प्रति दया, ईमानदारी, सहयोग, इस सब की भावना आनी चाहिए उसको। तब ना लगेगा कि नैतिक मूल्यों का। आप संवेदनशील बच्चे को बनाएंगे, निष्ठुर और कठोर बच्चे नहीं बनाएंगे, संवेदनशील बच्चे बनाएंगे। आइए निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष इसका क्या है?
प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य बच्चों की भाषा का विद्वान बनाना नहीं, बल्कि उन्हें भाषा कौशल का एक और भाषा का कुशल और कला की सहज प्रयोगकर्ता बनाना है, ताकि भाषा को अच्छे से प्रयोग कर पाए। वो भाषा का एक सही कुशल और समग्र टाइप का कुशल बनाएंगे और साथ ही में समग्र जो सहजता से भाषा का प्रयोग कर पाए। इसका लक्ष्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना जहां बच्चा भाषा को आनंद के साथ सीखे, अपनी बात बेहिचक कर सके और समाज के साथ अपना गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित कर सके। यही नींव आगे चलकर उसका सर्वांगीण विकास करती है और बच्चों में बेहतर विकास होता है। हाँ, पेपर 2 3 4 नहीं, 2 कराएं 4 कराएं। हाँ, नहीं। तो लास्ट में 21 में करा दीजिए ना पूरा, लास्ट में 21 में सब दे दीजिए। हाँ ठीक है, दे दीजिए। आइए अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ, ये आएगा ही आएगा, और बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा बीसीएफ के संदर्भ में हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों और महत्वों की चर्चा करिए। एनसीएफ बीसीएफ आएगा ही आएगा परीक्षा में। शिक्षा के स्वरूप को आधुनिक, बाल केंद्रित और करेगी जीवनोपयोगी बनाने के लिए। जीवनोपयोगी मतलब जीवन भर प्रयोगी हो में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 और बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा बीसीएफ 2008 की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन दोनों की रूपरेखाओं ने हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को एक नया और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया है। ठीक ना, क्या दिया है? एनसीएफ और बीसीएफ। एनसीएफ 2005, बीसीएफ 2008, 3 साल महज समय लगा, फिर बीसीएफ आ गया, बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जो एससीईआरटी की बात कर रहा है। एनसीएफ 2005, बीसीएफ 2008 के संदर्भ में हिंदी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? मातृभाषा एवं बहुभाषिकता का सम्मान, कि मातृभाषा रीजनल लैंग्वेज जो मदर टंग है उसका सम्मान करिए। जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, बच्चा एक से ज्यादा भाषा का प्रयोग कर रहा है, सम्मान करिए, वो एक प्रकार का बाधा नहीं है, वो सम्मान। मातृभाषा एवं बहुभाषिकता का सम्मान, एनसीएफ 2005, बीसीएफ दोनों 2008 दोनों मानते हैं कि बच्चे स्कूल में आने से पहले अपनी एक भाषी पूंजी लेकर आते हैं, जिसे कहते हैं रीजनल लैंग्वेज। भाषा का अधिग्रहण करके आता है, अनुकरण करके आता है, लैंग्वेज एक्विजिशन। हिंदी शिक्षण का उद्देश्य इस घरेलू भाषा को मिटाना नहीं है। वो जो घरेलू भाषा सीखे है उसको हटाना नहीं है बाबू, मिटाना नहीं है, उसी भाषा कौशल में आगे बढ़ाना है बच्चों को। बल्कि संसाधन मतलब वो हम लोग के लिए उपयोगी चीज है, जो बच्चा सीखा है घर में उपयोगी चीज है, उसी पर हम लोग अगला भाषा सिखाएंगे। तुम जो सीख के आए हो बाबू घर से, उसी भाषा में हम अगला भाषा ब्रिजिंग कोर्स, ब्रिजिंग तुम्हारे वाली भाषा को हम जोड़ करके अपनी वाली भाषा सिखा देंगे, उपयोग करना। बिहार जैसे राज्य में बीसीएफ हिंदी के साथ साथ स्थानीय भाषा भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, मगही सब भाषा के सम्मान पर बहुत बल देता है। राइट। दूसरा, रटंत प्रणाली से मुक्ति होना। रटंत प्रणाली से क्या होगा? मुक्ति मिलेगा इसको। इन रूपरेखाओं के अनुसार भाषा सीखने का उद्देश्य केवल व्याकरण रटना या परीक्षा पास करना नहीं। हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अर्थ निर्माण यानी कि मीनिंग मेकिंग, बच्चे पढ़कर समझ सके, अपने मौलिक विचारों को सहजता से अभिव्यक्त कर सके, इस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है कि आपको बच्चा का सेंस जो होता है, जीवन का जो सेंस होता है, अपनी मौलिकता का विचार, उसको समझे, रटे नहीं। वो हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है अर्थ निर्माण, कि आपको समझे बच्चा वो कह क्या रहा है, बोल रहा है हिंदी में, उसको मतलब नहीं समझ रहा। कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी, आप स्पीच दिए होंगे स्टेज पर चढ़ करके, उस समय आपको मालूम पड़ा कि आप बोले क्या, बोल तो आप दिए, पिछले 10 मिनट से बोल रहे हैं, अब कह तो दिए, लोग ताली भी बजा दिया, वाह वाह बहुत अच्छा, लेकिन आपको मालूम है कि आप क्या बोले? क्योंकि आप उसको रट लिए हैं, आप उसको समझे नहीं है, आप उसको सरलता से पेश नहीं किए, आप उसको एकदम ऊपरी माइंडेड से पेश कर दिए। आइए तीसरा क्या है सर? ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। एनसीएफ बीसीएफ दोनों का ये काम है और सबसे अच्छा वर्क है ये, इसे आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट कहिए। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। हिंदी शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो कक्षा कक्ष तक सीमित ना रहे, भाषा के माध्यम से बच्चे अपने आसपास के समाज को समझ सके,
पाठ्य पुस्तकें बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभवों से गहराई से जुड़ी होनी चाहिए। वास्तविक जीवन के अनुभव से जुड़ा रहेगा ना, तो वो जल्दी सीखेगा। रियल लाइफ से जोड़ जोड़ के एग्जाम्पल दीजिए। उसको कहिए कि देखो तुम्हारा दादाजी है ना, वो कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, मम्मी कैसे बोलती है, ऐसे बोलती है। तो उसे क्या होता है, वो जोड़ेगा, रियल लाइफ से जोड़ के एग्जाम्पल देंगे, जल्दी पड़ेगा। अब मास्टर साहब कैसे बोलते हैं क्लास में, ऐसे। प्रधानाचार्य कैसे बोलते हैं, ऐसे। तो इस तरह का सिखाइए उसको, रियल लाइफ से जोड़ जोड़ कर। नंबर 4 में आइए, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देना। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मतलब है बच्चों को खुलकर आजादी दीजिए बोलने का, पाबंदी नहीं लगाइए। अरे बोलेगा तो अंदर से खुलेगा, हेजिटेशन दूर होगा, वो अच्छी भाषा कौशल का प्रयोग कर पाएगा। बच्चों में यह क्षमता विकसित करना कि वो बिना किसी संकोच के अपनी बात रख सके। भाषा शिक्षण का उद्देश्य एक भय मुक्त कक्षा का निर्माण करना, जहां हर बच्चे की आवाज पूरा महत्व मिले, बच्चा समझ पाए उस चीज को अच्छे से, राइट ना। संवेदनशील नागरिक का निर्माण होना चाहिए। हिंदी साहित्य के माध्यम से बच्चों में लैंगिक समानता, बच्चों में ये ना हो कि लड़का लड़की का भेदभाव करे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण, इस पर ध्यान दे। सामाजिक न्याय, इस पर ध्यान दे। ये सब का मुख्य मोटो लेके चले, जैसे मानवीय मूल्यों का विकास करना आवश्यक है। ये सब बातों को ध्यान रखेंगे तो क्या संवेदनशील नागरिक का निर्माण करेगा। ये 5 पॉइंट आपने बनाया, ये पांचों पॉइंट से एक डायग्राम सेट कर दीजिए। कैसे, चलिए डायग्राम कैसे सेट करेंगे, पांचों पॉइंट ऐसे करके, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5, ऐसे करके आप बना दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। ये पांचों में यहां पे आप लिख दीजिए भाषा कौशल का क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और ये पांचों का नाम लिख दीजिए इसमें। देखिए तीसरा का, चौथा का, पांचवा का, सबका है ना नाम लिखा हुआ, इस सबका उसमें नाम आपको एनसीएफ और बीसीएफ हिंदी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, यहाँ लिख दीजिए। एनसीएफ 2005, बीसीएफ 2008 के हिंदी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लिख दीजिए। डायग्राम हो गया। डायग्राम खूब बड़ा मत बनाइएगा, खूब छोटा भी नहीं बनाइएगा, एक उचित साइज में बनाइएगा। आइए अब निष्कर्ष लिख दीजिए। डायग्राम ऊपर होना चाहिए उस पॉइंट के बगल में, और निष्कर्ष सबसे नीचे होना चाहिए। कई बार हम सिखाए भी आपको। आगे बढ़ी, एनसीएफ 2005 और बीसीएफ के करके आलोक में हिंदी भाषा शिक्षण मात्र एक विषय का शिक्षण नहीं है, बल्कि यह बच्चे के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास का सशक्त माध्यम भी है, कि आपको दिमागी रूप से कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक और सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट होता किससे, भाषा से। भाषा अच्छा बोलेंगे, लहजा अच्छा बोलेंगे, तब ना आपसे संपर्क हो पाएगा, बेहतर हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, आप बेहतर हमसे पढ़ पा रहे हैं। अब भाषा कौशल अच्छा नहीं होता तो हम कैसे बोल पाते अच्छे से, आपको कैसे समझा पाते अच्छे से, आप कैसे समझ पाते अच्छे से। ये रूपरेखाएं बल देती है कि हिंदी शिक्षण बच्चों की रचनात्मकता को क्या करता है, निखारे। जो रचना है बच्चों में इसको निखारे और ज्यादा चार चांद लगा दे, उनकी पृष्ठभूमि का सम्मान करे, शिक्षा को रटने की उबाऊ प्रक्रिया से निकाल करके आनंददायी जीवन से जुड़ी हुई यात्रा में बदल दे। ऐसा आप एनसीएफ और बीसीएफ की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई को बच्चों में उतारेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, भाषा सीखने के प्रमुख संकेतकों की चर्चा कीजिए। भाषा सीखने का प्रमुख संकेतक कौन कौन से? भाषा सीखना एक सतत और स्वाभाविक जटिल प्रक्रिया है, राइट। कक्षा कक्ष में या परिवेश में जब कोई बच्चा भाषा सीखता है तो शिक्षक और अभिभावकों के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि अधिगम लर्निंग सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए अब जब तक भाषा सीखने के प्रमुख संकेतक की चर्चा, कि आपको भाषा सीख रहा है बच्चा कि नहीं सीख रहा है, कैसे पता चलेगा? कुछ तो सिग्नल होना चाहिए, कुछ तो आपको अनुभव होना चाहिए जो पता चले कि आपका बच्चा भाषा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा। तो भाषा सीखना एक सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, स्वाभाविक होता है, जटिल प्रक्रिया होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बच्चा तो मुंडी हिला दे रहा, लेकिन उसको समझ में आया कि नहीं, कैसे पता चलेगा? कक्षा कक्ष में परिवेश में जब कोई बच्चा भाषा सीखता है तो शिक्षक और अभिभावकों के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि अधिगम लर्निंग सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा। अभिभावक भी जानेंगे, शिक्षक भी बात को जानेंगे। इसे मापने या जांचने के लिए शिक्षा शास्त्र में सीखने के संकेतकों, इंडिकेटर्स ऑफ लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। भाषा सीखने के प्रमुख संकेतक वे व्यवहारिक क्रियाएं हैं जो यह दर्शाती है कि बच्चा भाषा को समझ और अपना रहा या नहीं रहा। इसको जांचेंगे कैसे सर? ये देखिए, भाषा सीखने के प्रमुख संकेतक निम्नलिखित हैं। पहला, सुनकर समझना, श्रवण बोध। बच्चा सुन के समझ रहा है, बच्चा को आप बोले, बच्चा समझ में आ रहा, सुन लिया, बातों को समझ रहा, आपकी बातों को अच्छा से ग्रहण कर रहा। वो
यदि बच्चा कही गई बातों को, कहानियों को, निर्देशों को ध्यान से सुनता है और उनके अनुरूप सही प्रतिक्रिया देता है, यह भाषा सीखने का पहला और सबसे मजबूत संकेत है। क्या आप जो कह रहे हैं उसको पूछ रहे कि बाबू समझ में आया? जी सर, जी सर। तो आप जैसे कह रहे हो और संकेत अच्छा दे रहा, इंटरेस्ट ले रहा। आप जब हंसी वाली बात बोल रहे तो हंस रहा, आप जब सिंसियर वाला बात बोल रहे तो चेहरे पर सिंसियरिटी ला रहा, आप जब कोई कोई एडवाइस वाली बात बोल रहा है तो सलाह दे रहा अपना, इसका मतलब वो सीख रहा। अब जैसे कि पढ़ाने का एक कला होता है जो आप लोग धीरे धीरे सीख रहे होंगे। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब कोई कॉमेडी वाली बात बोल दी, आपके चेहरे पर हंसी नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आपका ध्यान कहीं और है। देख रहे हैं ना कैसे मास्टर पकड़ता है बच्चे को, ए पीछे खड़े हो जाओ, क्या रेड शर्ट खड़े हो जाओ, कहाँ ध्यान है? सर कहीं नहीं। नहीं, तुम्हारा ध्यान तो कहीं और था, सच सच बोलना, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तो सर आज ना हम आ रहे थे तो एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, वहीं मेरा ध्यान चला गया था। अब पूरा बैच का बच्चा सोच रहा कि मास्टर साहब कैसे पकड़ दिए, उसका ध्यान कहीं और गया, कैसे पकड़ लीजिए आप महान हैं, आप गुरु हैं, भगवान है, धरती पर ईश्वर है। नहीं, आपको ये रूल मालूम है पढ़ाने का तरीका कि हम जब कॉमेडी वाली बात बोले तो बच्चा हंसा काहे नहीं, हम जब सिंसियर वाला बात बोले बच्चा सिंसियर हुआ काहे नहीं, हम जब संवेदनशील शब्दों का प्रयोग किए बच्चा में संवेदनशील प्रकट क्यों नहीं हो रहा? आप इंसान हैं, आपको हर परिस्थिति में बदलने आता है। अगर आप नहीं बदल रहे हैं इसका मतलब मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं जा रहा। अब आपको हम ऐसा कहानी बता रहे हैं जो कि दुखिया बुढ़िया थी, जंगल में रहा करती थी, उसके पास कुछ नहीं था, एक बेटा था, वो बेटा उसको जंगल में शिकार कर करके कुछ वहां से लाता था तो दुखिया खिलाता था। अब हम बता रहे हैं आपके चेहरे पर कुछ इमोशन नहीं आ रहा, इसका मतलब ध्यान कहीं और है। तेरा ध्यान किधर है? तेरा सिलेबस इधर है। आइए, कह रहा कि प्रश्न पूछना और तर्क करना, बीच बीच में प्रश्न पूछ लिया, जब खड़े हो जाओ तो बताओ, बताओ बुढ़िया के वो बेटा था, 2 के 4 गो? सर 1 गो बेटा था। ओ बहुत अच्छा, क्या नाम था उसका? उसका नाम रतन था सर, रतन, रतन। ओ बहुत अच्छा, गुड। इससे क्या होता है, कहानियां बीच बीच में डाल देंगे। बढ़िया, बुढ़िया एक बार अपने बेटे के साथ बाजार गई तो क्या हुआ उसके साथ? सर ये सब हुआ था। वो बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा, तुम कहानी सीख रहे हो। सीखने का सबसे बड़ा प्रमाण हो बच्चों को जिज्ञासा होती है। सर जिज्ञासा रहेगा कि आज तुमको एक ऐसी बूढ़ी माता की कहानी सुनाते हैं जो जीवन में एक बहुत ही गरीबी की बहुत नजदीकी से देखी और आने वाला कल बेहतर सपने के साथ जीती रही, और एक समय आया कि वह अपने इलाके के सबसे अमीर और सबसे दिलवाल अब ऐसी मतलब बन गई जीवन में जो लोग उसके मिसाल दे रहे थे। आप भी सोचेंगे कैसे हो गया सर? तो वो कहानी जिज्ञासा देता है, वो बच्चा भी इंटरेस्ट ला के सुनेगा। जब बच्चा किसी विषय में पर क्या, क्यों, कैसे प्रश्न पूछता है, अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए छोटे छोटे तर्क देता है, यह स्पष्ट करता है कि भाषाई विकास हो रहा है, भाषा का विकास हो रहा है, ये पता चलता है इस चीज से। स्वतंत्र मौलिक कहेगी मौखिक अभिव्यक्ति, सभी स्वतंत्र क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति होता है। अपने दैनिक अनुभवों, भावनाओं और जरूरतों को बिना झिझक के अपने शब्दों में व्यक्त कर पाना। यदि बच्चा अपनी दिनचर्या की कोई घटना है और उसको सुना रहा है, वो सुना पा रहा है, इसकी भाषाई पकड़ मजबूत हो रही है। आप डेली कुछ कहिए, चलो बाबा कुछ समझाओ तुमको, आज तुम सुबह से आ रहे थे घर से विद्यालय तो रास्ते में क्या देखा तुमने, अब वो बताएगा अपनी भाषा कौशल को विकसित करेगा ना। वो मुद्दा क्या है उसका, घर से विद्यालय आने के रास्ते में हुए गए जो घटनाएं उसका विवरण, लेकिन अपने शब्दों में कहेगा तो भाषा कौशल अच्छा होगा उसका। सुना गया, स्वतंत्र मौखिक अभिव्यक्ति हो पाएगा। आगे डिकोडिंग और अर्थपूर्ण पठन क्या होता है सर? लिखित प्रतीकों, अक्षरों और शब्दों को पहचान कर उनका सही उच्चारण करना डिकोडिंग कहता है। पहचान, शब्द पकड़ रहा, उसका मीनिंग समझ में आ रहा, शब्द पकड़ रहा, मीनिंग समझ में आ रहा, शब्द पकड़ रहा, मीनिंग समझ आ रहा, डिकोडिंग हो रहा। और सबसे महत्वपूर्ण, पढ़े गए पाठ का अर्थ ग्रहण करना पठन क्षमता का विकास का मुख्य संकेत होता है। बच्चा आसानी से उसको पढ़ लेता है और समझ लेता है उस बातों को। आइए, कह रहे कि संदर्भानुसार भाषा का प्रयोग कैसा होता है? स्थान और व्यक्ति के अनुसार अपनी भाषा में बदलाव करना। उदाहरण के लिए शिक्षक को से अलग तरीके की बात करना, अपने मित्रों से अलग तरीके से बात करना। यह भाषाई समझ में क्या होता है, परिपक्वता को दर्शाता है कि लेवल बच्चा का पहले और अब में क्या हो रहा, बदलाव हो रहा है, ये बताता है। संदर्भानुसार, संदर्भानुसार मतलब किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, संदर्भ कैसा है। आपको मित्र से बात कर रहे हैं उसका लेवल अलग है, गुरु जी से बात कर रहे हैं उसका लेवल अलग है, माता पिता से बात कर रहे हैं उसका लेवल अलग है। अब ऐसा थोड़ी है कि जैसे आप मित्र से बात करो वैसा नहीं बात हमसे भी करिएगा। इसका मतलब भाषा कौशल आपका तनिक भी समझ नहीं आया है, अभी भी आपको बहुत कुछ सीखनी है। अगला क्या करा सर?
सृजनात्मकता के लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग होना चाहिए। कुछ हट करके कतल, कुछ हट कर मुश्किलों का सामना डट कर लिंक पर तो सभी चलते हैं, तू इतिहास पलट कर चल। बाकी बच्चों की तुलना में आपका आंसर कुछ स्पेशल है, अलग हट करके। आप बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। स्वयं की छोटी छोटी कहानियां गढ़ना, चित्र देख करके अपने मन से वाक्य बनाना, अपनी डायरी लिखना, यह सिद्ध करता है कि बच्चा भाषा का केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बन गया है। उपभोक्ता नहीं है बच्चा, खाली भाषा को लेता ही नहीं है, अरे भैया वो देता भी और अच्छा से निर्माता भी बन गया देने का, बेहतर दे पारा। देखिए जो बेहतर करेगा वही बेहतरीन का कामना कर सकता है। अभी हम लोग अगर पूरी टीम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर ये बेहतरीन आने वाला कल का हम कामना भी नहीं कर सकते हैं। अभी पूर्ण विश्वास है कि बच्चे साथ देंगे, अच्छे पढ़ेंगे तो आने वाला कल सारे लोग, बिहार के लोग जानेंगे कि हाँ, मिशन सिलेक्शन अड्डा भी एक प्लेटफॉर्म है जहां से डीएलएड, बीएड, सीटेट, टीआरई की तैयारी अच्छी होती है। हम तो उस मंजर की बस तलाश कर रहे हैं जब हर एक स्कूल में मिशन सिलेक्शन अड्डा के पढ़े हुए छात्र हों। सोचिए वो मंजर कब आएगी, और वो मंजर लाने वाला कौन आप हैं, दिलाने वाला कौन हम लोग हैं। बिहार के तमाम स्कूलों में मिशन सिलेक्शन अड्डा के शिक्षक जरूर हो, ताकि बच्चों में ये भावना आए कि बच्चे ये लगे कि हाँ हमने वहां से पढ़ा था। और ये कब होगा, आने वाला बेहतर समय होगा तब होगा। यानी कि अभी जैसे फर्स्ट ईयर की बैच पढ़े, सेकेंड ईयर पढ़ेंगे, फिर आप लोग का सीटेट है, टीआरई है, फिर आप लोग सेलेक्ट होंगे। अब देखें ना नया वाला, आप नहीं कि आप लोग के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, वो जानते हैं कि अब हर साल जुलाई से अगस्त में आपको आएगा टीचर का वैकेंसी। कम ही आएगा, 25,000 30,000 वैकेंसी आएगा, लेकिन शिक्षा मंत्री ने क्या कहा बिहार के कि हर साल आप जुलाई से अगस्त में आएगा। मतलब टीआरई 5 जो है वो अगले साल जुलाई में आएगा, और आप लोग का जुलाई तक क्लियर रहेगा, सीटेट क्लियर रहेगा तो आप लोग भर पाओगे। कितना मजेदार चीज है बताइए, तो कितना आसान लगेगा कि एक समय आएगा सब साले साल वैकेंसी आएगा। अब वैसे वैसे केंद्रीय विद्यालय का वैकेंसी आता है ना साले साल, केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय का, नेत्रहाट का, तो उसमें भी भर पाइएगा। तो मेहनत की रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं नौकरी निश्चित होगा आपको। अब मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं बहुत वैकेंसी आ जाए तो भी कोई आस नहीं होगा। आइए आगे बढ़े, निष्कर्ष पे आते हैं। भाषा सीखने के संकेतक केवल परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक नहीं होते हैं, बल्कि बच्चे के दैनिक व्यवहार में दिखने वाले सकारात्मक बदलाव होते हैं। एक जागरूक शिक्षक इन संकेतों को पहचान करके बच्चे की भाषाई कठिनाइयों को दूर कर सकता है कि भाई कहीं दिक्कत हो रहा बच्चों को तो दूर करना, उसके अधिगम को अधिक प्रभावी, रोचक और अस्थायी बना सकता है। कौन? शिक्षक, भाषाई कौशल की कठिनता को दूर करके। अगला मांगिए बाबू क्वेश्चन नंबर 7। ये तो हमको नहीं बताना पड़ेगा क्वेश्चन, देखिए कितना आसान है जी। कितने आप में से हैं जो ये क्वेश्चन बना लीजिएगा जी, जल्दी से कमेंट करके बताइए तो कितने ऐसे हैं जो बना लीजिएगा। यस 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 यस, जल्दी कमेंट करिए कि आप में से कितने ऐसे हैं जो श्रवण बोलना कौशल से आप क्या समझते हैं, इन्हें विकसित करने के लिए क्या क्या आपको उपाय किए जा सकते हैं। यानी कि 4 कौशल जो पढ़ाएं, भाषा कौशल 4 गो, शुभ पाली, उसमें से पूछ रहा है सु और आगे बो, यानी सुनना और बोलना, इसके कौशल के बारे में पूछ रहा है। लिख लीजिएगा। वाह बहुत अच्छा, सभी ने कमेंट किया है। आइए बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे बढ़े और इसमें इसकी विस्तार हम एक बार बताए थे। हम जानते हैं कि आप लिख लीजिएगा, फिर भी हम एक बार बता के आगे बढ़ते हैं, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको और अच्छा से अगर नॉलेज आ जाए तो अच्छा रहेगा एग्जाम में ना। भाषा के 4 बुनियादी कौशल होता है सर, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसे क्या कहते हैं? LSRW। L मतलब लर्निंग, S मतलब आपको स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग और W मतलब राइटिंग। आई तो सुनना है और उसका क्या करना, बोलना है, स्पीकिंग करना है, राइटिंग करना, लिखना है। आई आगे बढ़े, समझिए इसको। तो कह रहा है कि श्रवण सुनना और मौलिक अभिव्यक्ति बोलना सबसे आधारभूत कौशल है। कोई भी बच्चा इन्हीं 2 कौशलों के माध्यम से भाषा की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। बच्चा जब स्टार्टिंग करता है तो यही 2 कौशल उसको अपनाता है कि जब वो क्लास ज्वाइन करेगा और अनौपचारिक से औपचारिक ज्ञान में जाएगा तब वो पढ़ना लिखना शुरू करता है। पहले क्या आता है, वह सुनना बोलना करता है, पहले सुनना बोलना तब पढ़ना लिखना, पहले सुनना बोलना तब पढ़ना लिखना। सुनना बोलना कौशल उसके परिवार में होता है, समाज में होते हैं। आइए तो पहला सुनना। श्रवण का अर्थ केवल कानों तक ध्वनि पहुंचना नहीं है,
शिक्षा शास्त्र में श्रवण का अर्थ वक्ता की बात को ध्यानपूर्वक सुनना, उसके द्वारा बोले गए शब्दों को सही अर्थ ग्रहण करना, वक्ता के हाव भाव नीत भावनाओं को समझना, यह एक प्रक्रिया सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते कुछ और है, समझ कुछ और जाता है सामने वाला। अब जैसे आपको हम कह देंगे कि अच्छा, आप कहेंगे सर हमको तो 80% नंबर आ जाएगा, हम कहें अच्छा। अच्छा, तो अच्छा का मतलब क्या निकलता? हमको लगा कि ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन आपको लगेगा सर अवहेलना कर रहे हैं, अच्छा। तो अच्छा दुगो वाला होता है, एक होता है अवहेलना वाला अच्छा, एक होता है प्रशंसा वाला अच्छा। हम बोले कुछ और, आप समझ कुछ और गए। तो क्या होता है, भाषा में शब्द का मीनिंग समझना बहुत बड़ा चीज है, कि मतलब समझिए उसका, हम कहना क्या चाह रहे हैं, है ना, हम कहना क्या चाह रहे हैं। आई, यह एक सक्रिय और मानसिक प्रक्रिया होता है, जिसे अपना अलग अलग मीनिंग क्या होता है, हिंदी में तो और जटिल मीनिंग होता है। अब हमको कहेंगे आपको ये क्वेश्चन पता है, तो लड़की को नहीं कहेंगे आपको ये क्वेश्चन पति है। ऐसा नहीं कि लड़का जाता है लड़की जाती है, हम क्या बोल दे आपको ये क्वेश्चन पता है, लड़की को क्या बोले आपको ये क्वेश्चन पति है। नहीं सर, दोनों को हम एक रंग का बोलेंगे आपको ये क्वेश्चन पता है। लेकिन लड़का जाता है लड़की जाती है, वहां ताती देखेंगे, यहाँ ताती नहीं देखेंगे। तो मीनिंग पर ध्यान रखेंगे, राइट ना। बोलना मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, बोलने से तात्पर्य अपने विचारों, भावना, आवश्यकताओं को, अनुभवों को सार्थक ध्वनियों और शब्दों के माध्यम से दूसरे तक सामने स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। इसमें शुद्ध उच्चारण, उचित गति, आत्मविश्वास होना आवश्यक है। कि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, और जब प्रोनाउंसिएशन करने में गति कैसा, स्पीड कितना है, और साथ ही में आत्मविश्वास कितना। आप पढ़ा रहे हैं तो आपको अपना विश्वास है कि आपको ये पेपर बहुत अच्छा है। ए गुड टीचर इंटू 10 इक्वल टू अ गुड टीचर, ए गुड स्टूडेंट इंटू 10 इक्वल टू अ गुड टीचर। तो एक अच्छे छात्र के 10 गुना बेहतर एक अच्छे शिक्षक होते हैं। तो आपको इस चीज पर बेहतर आत्मविश्वास होना चाहिए ना, ताकि आप जो पढ़ा रहे हो बच्चों को अच्छा लग रहा, बच्चा सीख रहा, समझ रहा, वो अच्छे लिख सकता है, बोल सकता है, कौशल ला सकता है। आगे क्या है, श्रवण कौशल के विकास के उपाय क्या क्या होते हैं। पहला, कहानी सुनना, कहानी सुनने से ज्यादा श्रवण कौशल विकसित होता है। आगे, डिक्टेशन लिखना, श्रुत लेख, इससे प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है। ऑडियो विजुअल सामग्री, ऑडियो विजुअल समझते हैं, जैसे अभी आप क्लास देख रहे थे, ऑडियो वीडियो है, ऑडियो भी है और विजुअल भी है। निर्देश पालन करना, खेल का निर्देश होता है उसका पालन करना। ये 4 तरीका से क्या होता है, श्रवण कौशल विकास होता है। श्रवण कौशल ज्यादा होता है क्लास में, या कभी इसके स्कूल में, या कभी खेल के मैदान में जो टीचर बोलते हैं उसको सुनिए, बातों को समझिए, उस बातों को फॉलो करिए, अनुपालन करिए, इससे श्रवण कौशल बढ़ता है। आगे कह रहा है कि बोलना कौशल के विकास का उपाय क्या क्या है। चित्र विवरण, चित्र का वर्णन कैसे करेंगे। चित्र का वर्णन करने का मतलब होता है कि आपको कोई शब्द, हम जैसे देखिएगा एनडीए में, एनडीए में होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, वहां वो चित्र दे देगा, कहेगा इसका वर्णन करिए, बताइए चित्र में क्या है। एक महिलाएं कुआं पे पानी भर रही है, किसान बैलों को लेकर खेत की ओर जा रहे हैं, कुछ कुत्ते गांव के किनारे भौंक रहे हैं, कुछ बच्चे बगल में फुटबॉल खेल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, चित्र को देख करके आप वर्णन कर रहे हैं कि उस चित्र में क्या है, क्या दिख रहा है आपको। बच्चों को आकर्षक चित्र दिखाना, उनके पूछना कि उन्हें उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। भूमिका निर्वाह करना, रोल प्ले, बच्चों को डॉक्टर, पुलिस, सब्जी वाले किरदार दे करके क्या कर रहे हैं, संवाद बोलने के लिए प्रेरित करना। बाल सभा और चर्चा, कक्षा में किसी बाल अनुकूल विषय पर खुली चर्चा आयोजित करना, जहां हर बच्चे को बोलने का अवसर मिले। कविता और बाल गीत अवसर पाठ करके सामूहिक रूप से ताल लय के साथ कविताएं करके गवाना, जिससे उच्चारण दोष दूर हो सके। कोई कविता गाओ एकदम सुर लय ताल में, सुर लय ताल में मतलब इन्हें की कविता पढ़ देना, कविता गाना, और आपको भी ताल में गाना है। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है ना, और मछला जल का राजा है ना जी, ऐसा नहीं होता है सर, मछला नहीं होता, मछली ये होता है। चलिए बाबू, निष्कर्ष पे आ जाइए। श्रवण और बोलना एक दूसरे के पूरक कौशल है, दूसरे एक दूसरे का पूरक मतलब जिसके बिना एक दूसरे का अधूरा हो जीवन, पूरा हो। तो पूरा हो जाएगा तब जो दूसरे का सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा तो अधूरा हो जाएगा। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है, ये बड़ी अच्छी पुरानी लाइन है कि अच्छे श्रोता बनने के लिए अच्छा वक्ता पहले बनना पड़ता है। नहीं, अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। बहुत अच्छा, क्या आप अच्छा तब बोल पाओगे जब अच्छा सुनने का एक अच्छा हैबिट होगा।
प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को ऐसा भय मुक्त प्रजातांत्रिक वातावरण तैयार करना चाहिए जहां बच्चों को दूसरे की बात सुनने का धैर्य और अपनी बात बेहिचक कहने का भरपूर अवसर और आत्मविश्वास मिल सके। आइए अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। यानी कि पठन और वाचन यानी कि रीडिंग और रिटेशन का क्या अंतर है, इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। कि पठन क्या है और वाचन क्या है। पठन मतलब समानता कोई चीज को पढ़ लेते हैं आप, रीडिंग डाल देते हैं, वो पठन है। वाचन क्या है, पढ़ करके उसको समझ रहे हैं, मीनिंग को पकड़ रहा है। तो पढ़ना नहीं है, वाचन करना है आपको। पढ़ना नहीं है, वाचन करना है। सामान्य बोलचाल की भाषा में अक्सर पठन और वाचन हम लोग क्या करते हैं, शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में के रूप में कर लिया जाता है। हम लोग एक ही समझ आते हैं कि पठन वही है जो वाचन है, वाचन वही है जो पठन है। ना ना ना, परंतु भाषा विज्ञान शिक्षण शास्त्र के दृष्टिकोण से इन दोनों के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म और स्पष्ट अंतर विद्यमान है, जिसे समझना एक शिक्षक के लिए अत्यंत क्या है, आवश्यक होता है। शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक चीज है ये समझना। आई पठन क्या है सर, अर्थ समझिए इसको। पठन का मुख्य उद्देश्य अर्थ ग्रहण करना। जब हम लिखित करेंगे प्रतीकों, अक्षरों या शब्दों को देखते हैं, उन्हें पीछे छिपे भाव या अर्थ को अपने मस्तिष्क में समझते हैं, उसे पठन कहा जाता है। भाई समझ करके उसकी मीनिंग को पकड़ते हैं। यह सस्वर आवाज के साथ या मौन, दो प्रकार के पठन होता है, सस्वर पठन और मौन पठन। सस्वर पठन क्या होता है, आवाज के साथ पढ़ना पड़ता है, इससे प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है। और एक होता है मौन पठन, इससे क्या होता है, बिना आवाज का, दोनों से करेगा। मौन पठन में क्या होता है, गहन पठन भी कहते हैं इसको, मौन पठन को। विशेषताएं क्या, पठन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है समझ, कंप्रीहेंशन। यदि कोई बच्चा एक पैरा पढ़ लेता है लेकिन उसका अर्थ नहीं पता बता पाता है तो पठन नहीं कहलाता। एकाग्रता, गति, चिंतनशीलता की प्रधानता होती है कि आपको पढ़ने समय में एकाग्रता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए टॉपिक पर, गति अच्छा फ्लो होना चाहिए, और चिंतनशीलता, उस पर शब्द पर पकड़ होना चाहिए जो शब्द पर आप चिंतनशीलता कर पाओ। वाचन क्या है सर, आइए रेक्टिटेशन क्या होता है, का अर्थ होता है और विशेषताएं समझाइए। वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है लिखित सामग्री को स्वर, लय, ताल, आरोह या अवरोह को सही उच्चारण के साथ दूसरे के सामने प्रस्तुत करना। वाचन सदैव सस्वर आवाज के साथ होता है। इसका प्रमुख प्रयोग मुख्य रूप से कविता, पाठ, भाषण, नाटक, संवाद बोलने में किया जाता है, जहां कुछ समझना नहीं है लेकिन लय अच्छा होना चाहिए, भाषा का लहजा अच्छा होना चाहिए। वाचन में अर्थ ग्रहण से अधिक जोर प्रस्तुतिकरण पर होता है। समझिए उतना अच्छा नहीं, जैसे एक्टिंग कर रहे हैं आप, तो एक्टिंग करने में क्या है, आपको समझना नहीं है लेकिन भाव ज्यादा व्यक्त करना है उसमें। तो प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए किसमें, तो आपको जब भाषा का वाचन करते हैं तब। इसमें ध्वनि की स्पष्टता, श्रोता का के साथ संवाद, आई कांटेक्ट, हाव भाव, उचित गति, यति गति, पाउस एंड फ्लो का होना अनिवार्य है। कब रुके, कब बोलना, कितना स्पीड में बोलना, जवाब कैसे देना। अगर उसने कहा कि मैं तेरी यादों में रात भर जगा रहा, तो उसका जवाब देने के समय आप उत्साहित नहीं होइएगा, आप उत्साहित नहीं होंगे, आप उसका जवाब किससे दीजिएगा, भाव। जैसे देखते हैं एक्टर एक्ट्रेस का, जब बातें करता है तो कौन सी बातें हैं, कैसा भाव दिखाना, कैसे शब्दों पर जोर देना, ये सब क्या होता है, ये तो वाचन कहलाता है। मुख्य अंतर क्या है दोनों में समझिए। उद्देश्य सस्वर और कौशल। उद्देश्य क्या है, पठन का उद्देश्य ज्ञान अर्जन, स्व समझ, सेल्फ कॉम्प्रिहेंशन, जबकि वाचन का अर्थ होता है दूसरों तक अपनी बातों को कलात्मक ढंग से पहुंचाना। तो वाचन अच्छा रहेगा, वाचन अच्छा रहेगा, दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचा पाएंगे, और पठन अच्छा रहेगा तो अपनी बातों को आप बेहतर पढ़ पाएंगे। आइए आगे बढ़े, चलिए सामने आ रहा है।
करेंगे स्वस्वर, पठन मौन का स्वस्वर हो सकता है, लेकिन वाचन हमेशा क्या है, स्वस्वर और श्रोता उन्मुख होता है। आगे, पठन एक संज्ञानात्मक और वैचारिक कौशल है, जबकि वाचन एक करेंगे प्रदर्शनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति है। निष्कर्ष क्या है, सो निष्कर्ष समझिए, पठन और वाचन दोनों ही भाषाई विकास के लिए अपरिहार्य है। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, वो प्लानिंग वाला अलग है। वीडियो निकालिए, हम दिखाते हैं। वीडियो में नहीं है, में जाइए ना, लाइव में। बस इतना पढ़ लो। हाँ, ऊपर में लिख दीजिए। हम्म, पढ़ लो, नहीं दीजिएगा। आइए, कहेगी पठन जहां विद्यार्थी के बौद्धिक विकास, शब्द भंडार, ज्ञान में वृद्धि करता है, वही वाचन उसके आत्मविश्वास, उच्चारण की शुद्धता और कलात्मक अभिव्यक्ति को निखारता है। एक आदर्श भाषा शिक्षण में इन दोनों को उचित संतुलन होना चाहिए। आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पठन के विभिन्न प्रकारों, जैसे कि मौन पठन, सस्वर पठन, स्किप रीडिंग, स्कैन रीडिंग और करेगी प्रवाह पूर्ण पठन पर टिप्पणी देखें। समझिए इसको। पठन एक बहुआयामी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। हम हमेशा एक ही गति या एक ही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। हमारी आवश्यकता, विषय वस्तु की प्रकृति, उद्देश्य के आधार पर पठन के विभिन्न प्रकार होते हैं। प्राथमिक और उच्च स्तरीय स्तर का भाषा विकास के लिए पठन के क्या क्या निम्नलिखित प्रकार के महत्वपूर्ण है, क्या क्या अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, सस्वर पठन, मौन पठन, अभी तो बताएं, ये जोर जोर से पढ़ता है, इसमें बोल बोल करके पढ़ना, इससे प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, क्योंकि इससे शिक्षक बच्चे का उच्चारण, ध्वनि पहचान पाना। आगे बढ़े, मौन में आइए। मौन पठन क्या होता है? मौन पठन बिना होठ हिलाए, ध्वनि उत्पन्न किए बिना मन ही मन पढ़ता है, इसे मौन पठन कहते हैं। गहन पठन इसी में होता है। जब बच्चे सस्वर पठन के निपुण होते हैं, तब इसे अपनाया जाता है। इसे पढ़ने की गति तीव्र होती है, ध्यान केंद्रित रहता है और गहरे अर्थ ग्रहण में मदद मिलती है। स्वाध्याय के लिए यह सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, स्वाध्याय उसके लिए अच्छा तरीका है ये। स्किप रीडिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग में बच्चा क्या करेगा, जब हम किसी पाठ लेख या पुस्तक की सरसरी निगाह से, मतलब एक मोटा मोटी देख लिया अच्छा से, ताकि उसका मूल भाव समझ में आ गया, सारांश समझ में सके, तो उसे स्किप रीडिंग या स्क्रीमिंग कहते हैं। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं। नेक्स्ट आयो, तो अखबार जो पढ़ते हैं, तो पढ़ना, इसमें हम गैर जरूरी शब्दों को छोड़ते हुए तेजी से पढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसके स्क्रीमिंग कहते हैं। स्क्रीमिंग में मैन मैन बात पढ़ते हैं। जब भी कभी स्कीमिंग आएगा, इसमें मैन मैन बात पढ़ते हैं, इसके कहते हैं स्किप रीडिंग। स्किप कर करके पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट आता है, तो आप क्या करते हैं, यूट्यूब पर स्किप कर देते हैं। स्किप कर देते हैं मतलब उसको छोड़ देते हैं, आगे फिर पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तो बीच बीच में स्कीपिंग आते रहता है ना। स्कैन रीडिंग क्या होता है सर? स्कैन बारीकी पठन, जब हम किसी विस्तृत पाठ में कोई विशेष जानकारी, विशिष्ट तत्व, नाम या आंकड़ा ढूंढने के उद्देश्य से तेजी से पढ़ते हैं, तो उसे स्कैनिंग कहते हैं। जैसे डिक्शनरी में कोई एक शब्द खोजना या टेलीफोन या डायरेक्टरी में किसी का नंबर ढूंढना, आप बारीकी से वही पढ़ते हैं जहां पे आपका ध्यान हो, उसी चीज को जानकारी लेते हैं, उसे स्कैनिंग कहते हैं, स्कैन कर लेते हैं आप। पांचवा में पूर्वाह करेगी, प्रवाह पूर्ण पठन। तो प्रवाह मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज को आप पढ़ते हैं तो फ्लुएंटली, प्रवाह मतलब क्या, धारा प्रवाह, फ्लुएंटली स्पीकिंग करते हैं। जैसे कहते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी पढ़ सकता हूं। धारा प्रवाह को यहाँ पे प्रवाह पूर्ण कहा गया है। एक आदर्श पठन माना जाता है जब कोई बच्चा बिना अटके उचित गति, सटीक उच्चारण और करे कि आरोह अवरोह सबसे महत्वपूर्ण और अर्थ समझते हैं, वे किसी पाठ को सहजता से पढ़ता है, तो वह क्या है, प्रवाह पूर्ण पठन कहलाता है। उसे फ्लुएंटली बच्चा पढ़ पाता है।
आइए निष्कर्ष पे आते हैं। पठन के ये सभी प्रकार विद्यार्थी के अकादमिक और व्यवहारिक जीवन में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। एक कुशल पाठक वही है जो अपनी आवश्यकता के अनुसार पठन की उचित शैली, स्कैनिंग, स्क्रीमिंग, सस्वर, मौन का चयन कर सके। शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में बच्चों को इन सभी पठन शैलियों का अभ्यास करवाएं, अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं, ताकि उसको ध्यान में रहे इस पठन को और बेहतर वो पढ़ पाए। ठीक ना? चलिए, तो इसको बेहतर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। शुरुआती पढ़ने की चरणबद्ध प्रक्रिया क्या है? स्टार्टिंग में जो बच्चा पढ़ता है स्टेप बाय स्टेप करके, उसकी क्या क्या प्रक्रिया होता है, इस बातों को समझिए। पढ़ना कोई जन्मजात क्षमता या ऐसी कला नहीं है जो बच्चों में अचानक से आ जाए। शुरुआती पठन जो अर्ली रीडिंग एक मनोवैज्ञानिक, कर्मिक और चरणबद्ध प्रक्रिया होता है। बच्चा शून्य से शुरू करके एक प्रवाहपूर्ण पठन का बनने तक कई मानसिक और भाषाई चरणों से गुजरता है। शुरुआती पढ़ने की इस चरणबद्ध प्रक्रिया को मुख्य रूप से निम्नलिखित सोपानों में बांटा जा सकता है। और ये कैसा सोपानों है, चलिए देखिए। पहला, पठन पूर्व तैयारी। पढ़ने से पहले का तैयारी कैसा आपका होना चाहिए? पठन पूर्व तैयारी कैसा होगा? यह पढ़ने की सबसे पहली सीढ़ी है। इसमें बच्चा सीधे अक्षर नहीं पढ़ता है, डायरेक्टिव वर्ड नहीं रीड करता है वो, बल्कि किताबों से परिचित होता है, किताबों को सीधा पकड़ना सीखता है। स्टार्टिंग कर रहा हो तो पढ़ने की पूर्व तैयारी कर रहा है। अब हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं, ठीक ना? पढ़ने पलटना सीखता है, समझता है किताबें में छपे हुए चित्र प्रतीकों को कोई मतलब होता है। प्रिंट अवेयरनेस आता है, इसमें चित्र देख करना और उन पर चर्चा करना शामिल है। स्टार्टिंग टाइम बच्चा खाली चित्र देखने करता हो। छोटका बच्चा किताब देंगे तो कितना पढ़ेगा जी? कुछ नहीं पढ़ेगा, सब चित्र देख के समझेगा वो। लोगोग्राफिक पठन, इसमें क्या होता है? पूरा लोगो देख के ही पढ़ना है। इस चरण में बच्चा शब्दों के उनके अक्षरों से नहीं, बल्कि चित्र या आकार की तरह समग्र रूप से पहचानता है। चित्र देखकर जल्दी पकड़ता है, शब्द से नहीं पकड़ता, चित्र देख के पकड़ता है। उदाहरण के लिए बच्चा कह कि पार्ले जी पैकेट को देखकर तुरंत पहचान जाता है ये पार्ले जी बिस्किट है। कैसे? वो पार्ले जी पढ़ता नहीं है कि पार्ले जी, नहीं, वो क्या करता है, उसके लोगो देखता है। पार्ले जी का बिस्किट का कलर आप देखे हैं, कोई ब्रांड चीज का भी गौर करिएगा, ब्रांड चीज का लोगो और कलर कभी नहीं बदलता है। अब ऐसा नहीं कि आपको ऐसा कलर रहेगा कभी वैसा कलर हो जाएगा, नहीं। ब्रांड चीज का अपना एक लोगो होता है, कलर होता है, उस कलर के बाहर नहीं जाएगा वो। राइट ना? आई कह रहा कि और आगे क्या है कि ध्वन्यात्मक पठन क्या होता है सर? इसमें फोनेटिक टाइप का होता है, ध्वनि वाला पठन, डिकोडिंग कहते हैं इसमें। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है जहां बच्चा अक्षरों और उनकी ध्वनियां के बीच संबंध स्थापित करना सीखता है। वह वर्णमाला को पहचानता है और अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाम सीखता है। जैसे क म ल, कमल, ऐसे बना लेता है। ध्वनि पठन कहते हैं इसको, ध्वनि पठन कहते हैं। इसमें बच्चा ध्वनि निकालता है। चरणों में पढ़ने की गति धीमी और अटक अटक कर बोलता है बच्चा। क म ला कमला, क म ल कमल, ऐसे पढ़ता है बच्चा स्टार्टिंग दौर में। उसे कहते हैं फोनेटिक रीडिंग। ये डिकोडिंग करता है, डिकोड करता है, लेटर को तोड़ता है। वर्तनी हम लोग जिसे बचपन में कहते हैं, वर्तनी तोड़ो। प ट कट न कन्ना पटना, नॉट फटना। क्या बोलेंगे? पटना। आइए, विदेशी लोग क्या कहता है? फटना। हम लोग क्या कहते हैं? पटना। आइए, शब्द पहचान, ये वर्ड रिकॉग्नाइजेशन हुआ था, स्लाइट वर्ड्स। लगातार अभ्यास के बाद बच्चा बार बार आने वाले शब्द जैसे कि है, मैं, तुम को बिना डिकोड किए, बिना हिचके किए एक बार में देख करके ही क्या कहता है, पहचान शुरू कर देता है। इससे इसकी पढ़ने की गतिविधि होती है, तेजी आता है, रफ्तार में पढ़ता है बच्चा उसको। अर्थ निर्माण प्रवाह, ये सब देखना, ये सब पॉइंट कोई डायग्राम में लगाइए। जो पॉइंट अच्छा रहेगा ना, डायग्राम अच्छा बनेगा। अर्थ निर्माण और प्रवाह, कंप्रिहेंशन एंड फ्लुएंसी कैसा होना चाहिए। यह अंतिम चरण है जहां बच्चा शब्दों को तेजी से बिना अटके और सही उतार चढ़ाव के साथ पढ़ता है। अब उसका पूरा ध्यान अक्षरों को पहचानने पर नहीं, बल्कि पढ़े जा रहे वाक्यों का अर्थ समझने पर केंद्रित रहता है। वो मीनिंग समझता है। एक काम को 4 घंटा में ना करके तुरंत
चेहरे को न देखो दिल को देखो, चेहरा झूठा दिल। आइए, शुरुआती पठन एक जटिल डिकोडिंग प्रक्रिया से शुरू होकर के अर्थपूर्ण प्रभावपूर्ण पठन का पर समाप्त हो जाता है। शुरुआती कहाँ होता है? जटिल शुरू होता है डिकोडिंग पर। बच्चा क म ला कमला शुरू करता है, आगे चल के अर्थपूर्ण प्रभावपूर्ण पठन करता है। एक शिक्षक के रूप में यह समझना अनिवार्य है कि किसी भी चरण को जल्दीबाजी से लांगा नहीं जा सकता। जल्दी जल्दी कोई चीज को नहीं करेंगे। सब कुछ हो तो मनमा धीरे धीरे, माली सींचे सौ घड़ा, फल आए तभी ऋतु पर फल हुई। तो फल तो ऋतु आएगा तभी होएगा। अब 100 घड़ा पानी सींचने से क्या फल आ जाएगा पेड़ में? नहीं, सब कुछ धीरे धीरे होता। अब तैयार हो जाएगा कि नहीं अभी कभी करिए, जल्दी करिए, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता बच्चों को। प्रत्येक चरण पर्याप्त समय और रोचक सामग्री करेगी। बाल साहित्य को प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि पढ़ने के प्रति उनका अस्थायी अनुराग उत्पन्न हो सके, बच्चा बेहतर पढ़ सके, बेहतर जान पाए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन